हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्गोरिथम सक्सेस क्लासेस। मैं अमन शर्मा क्लिक कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट की वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा आपका यूनिट 1 का पूरा सिलेबस और उसकी पूरी स्टडी हम करने वाले रहेंगे इसी एक वीडियो में। ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ये यूट्यूब पर आपको फ्री अवेलेबल है, बट इसके अलावा जो आपको फर्दर वन शॉट वीडियोज प्रोवाइड कर दी जाएंगी वो आपको उसके लिए आपको जाना होगा हमारे ऐप के में, जो कि आपका एल्गोरिथम सक्सेस क्लासेस एंड एजुकेशन आपका रहेगा हमारे पास में। उसमें ऐप में आपको जाकर आप वहाँ पे पेड करके आपको परचेज कर सकते हैं, या फिर जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले ही कोई कोर्सेज लिया हुआ है उनको वो फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक हमारे पास में यूनिट का नाम हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस है। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो पूरी थर्मल इंजीनियरिंग समझने के लिए जैसे मैं बताता भी हूं आपसे, अगर आपने कुछ मेरे वीडियोस देखे हैं उसमें अगर आपने देखे हैं उसमें आपको पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका बेसिक है पूरी थर्मल इंजीनियरिंग की। आगे जाके आप HMT पढ़ते हैं, आगे जाके आप RAC पढ़ते हैं, HVAC पढ़ते हैं, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। उन सब के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स रहता है। और उसकी आप पहली यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझते हैं। तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ आपको पता भी हैं, कुछ हो सकते हैं आपको अभी मॉडिफाई करने हो, समझने में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ एनर्जी। तो जो भी आपकी एनर्जी है उसकी स्टडी जो है दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। सिंपली एनर्जी मतलब किसी भी तरह की एनर्जी का मतलब ये नहीं केवल आपको केवल थर्मल से या फिर आपको हीट एनर्जी से रिलेटेड है, ये आपको किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस में जैसे हम 4th यूनिट में जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह की एनर्जी हमारे पास में इंक्लूडेड इसमें हो जाती है। तो हीट के अलावा भी और तरह की एनर्जी को हमने स्टडी करना है। सो दैट इज सब्जेक्ट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। उस साथ साथ में जब भी किसी भी हमारे पास में एनर्जी का ट्रांसफर देखने को मिलता है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है उसकी स्टडी भी इसी के अंदर आती है। फिर एनर्जी जिस सिस्टम से जिस सराउंडिंग में, या फिर बात कर लीजिए दो सिस्टम है या दो बॉडी, सिंपल जिस बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज में अंतर आता है दोनों आपके पास में बॉडीज में। सो दैट इज कॉल्ड आल्सो द स्टडी इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है एनर्जी की स्टडी करनी, साथ साथ में इस ट्रांसफॉर्मेशन एंड which a particularly focus on energy transfer and its effect on the physical substance। तो जितने भी हमारे पास में सबस्टांसेस होते हैं जिनसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्या फ्रॉम या टू उनको या तो एनर्जी मिल रही है या फिर एनर्जी वहां से निकल रही है, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, वो सब स्टडी में करना है थर्मोडायनेमिक्स में। तो बेसिकली हमारे पास में हमारे पास में तरीके इसमें पढ़ते हैं, दैट इज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच फोकस ऑन द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। मतलब कि हमारे पास में अगर कोई मान लीजिए मेरी स्टडी जो करनी है किसी मटेरियल की करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मेरे पास में वाटर है, तो वाटर उसके ऊपर के हिस्से में मेरे पास में गैसेस है। तो दोनों तो अवेलेबल है, दो फेज मेरे पास में अवेलेबल है एक ही कंटेनर के अंदर। अब उनकी मुझे स्टडी करनी है तो एज ए बल्क स्टडी कर रहा हूँ, मतलब पूरे के पूरे जो मेरे पास में वाटर है उसको एज ए स्टडी कर रहा हूँ, और पूरे का पूरा जो आपकी गैसेस का स्ट्रक्चर है उसको आप एज ए होल स्टडी कर रहे हो। सो दैट स्टडी इज कॉल्ड द क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम जो पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूल लेवल पे जाते हैं। मतलब कि हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर ध्यान देंगे कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से डिफर हैं वाटर के मॉलिक्यूल से, या फिर आपके जो लिक्विड फॉर्म में जो फेजेस अवेलेबल है मटेरियल का उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, एंड कंपेयर करना है उसको गैसेस माइक्रोस्ट्रक्चर के हिसाब से। So that is study with the statistical thermodynamics. So इस branch take microscopic approach and considering the behavior of individual molecules and then interaction and to understand the properties of the system। और जो basically बात करें तो जो resultant हमें मिल रहा है so that is the resultant of the molecular level। तो molecular level जितने भी हमारे पास में प्रोसेस हो रही हैं उन सब का सम अप जो है वो ही आपको दिखाई दे। जैसे कि मैं यहाँ पे मोशन कर रहा हूँ, अपने हाथों की मोशन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके सामने, तो बेसिकली ये तो बोलने जो पड़ रहा है उसके अंदर जो आपके रिएक्शन हो रही है वो आपके सेल्स के अंदर, तो डिफरेंट तरह के सेल्स इस समय पे वर्किंग में है जो आपको एज रिजल्ट हैंड को मूव करते हुए दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दैट इज ऑल द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप मॉलिक्यूल के ऊपर स्टडी करते हो फिर उसको जनरलाइज कर देंगे पूरे मटेरियल के लिए। जैसे सिंपली बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर हमारे पास में मॉलिक्यूल्स का जो इफेक्ट पड़ रहा है कि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हो जाए, तो वहाँ पे मोमेंटम चेंज मिल रहा है। मोमेंटम चेंज किसको प्रोड्यूस कर रहा है? मैकेनिक्स में पढ़ा है, मोमेंटम चेंज एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो वो जो फोर्स है किसी यूनिट एरिया में डिफरेंट फोर्सेज जो अप्लाई हो रही हैं उसको हमने बेसिकली प्रेशर समझा। उसी तरह से अगर टेम्परेचर की बात करें तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो रैंडमनेस है जिसके कारण वो मोशन कर रहे हैं आपके मॉलिक्यूल्स एट रैंडमली, तो उसका जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ रही है, तो गति बढ़ रही है या फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, दोनों आपस में इंटररिलेटेड है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में
इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड वर्क इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शंस के अगर हम स्टडी कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर हीट का देख रहे हैं फर्क, किस तरह से आपको चेंजेस हो रहा है, सो दैट इज टर्म एज द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, ब्रांच ऑफ फोकस ऑन द सिस्टम स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम थर्मोडायनेमिक जो है आपका इक्विलिब्रियम उसी को हम कंसीडर करते हैं। मतलब कि पूरी स्टडी जो हमारे पास में रहने वाली है, इस पूरे सब्जेक्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको तभी स्टडी कर पाते हैं जब ये आपको हो सकता है क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल, बट हमें जो मानना है कि वो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, कैसे होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन कहाँ पे है, बहुत वाइड एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। लगभग आप ये मान लीजिए सभी जगह पे जहाँ पे हीट का इंटरेक्शन होगा वहां पर आपका थर्मोडायनेमिक सप्लाई हो रहा होगा। तो जैसे कि हमारे पास में पावर जनरेशन में थर्मल पावर प्लांट होगा, आईसी इंजन्स हो गए, आपके कार या बस या बाइक के इंजन्स हो गए, गैस टर्बाइंस आपकी हो जाती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जो आजकल हम यूज कर रहे हैं उनको एग्जांपल इसी में आता है। फिर आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजर्स में, एयर कंडीशनर्स में हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल में केमिकल मटेरियल और या फिर आपका हीट एक्सचेंजिंग में भी हम यहाँ पे देखते हैं। अदर एप्लीकेशन मेट्रोलॉजी में भी हो सकता है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल्स में भी आपको हो सकता है, और बिल्डिंग के डिजाइन में भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए। जहाँ पे भी हीट का इंटरेक्शन है वहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स अप्लाई आपके होते हैं। तो पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। तो जिस मैटर का वो पार्ट जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड योर सिस्टम, या फिर कोई स्पेस का रीजन या वॉल्यूम जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज आल्सो द सिस्टम। तो सिस्टम इट मे बी ए पार्ट ऑफ योर मास टू बी अंडर कंसिडरेशन, और द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस और रीजन इज कॉल्ड द सिस्टम। तो सिस्टम हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। मान लीजिए मेरे पास में कोई ये वहाँ पे रूम है, रूम के लिए कुछ छोटे से पार्ट को मुझे स्टडी करना है। उस छोटे से पार्ट में जितनी भी आपकी एयर आ रही है वो मैंने क्या किया, उसको मैंने वेजल में बंद करी, बोतल के अंदर बंद कर लिया, अब उसकी स्टडी कर रहा हूँ मैं। सो दैट इज ए स्मॉल पार्ट। तो जो बोतल के अंदर जो आपका एयर है या फिर आपको जो मैटर आपने लिया है, किसी रीजन से आपने, किसी बाउंड्री से आपने अलग कर रखा है, फर्दर जो अलग मटेरियल है उससे आपने अलग कर दिया, सो दैट बिकम ए सिस्टम जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। अगर मान लीजिए पूरे रूम की एयर के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो बाहर की जो एयर है वो सराउंडिंग हो जाएगी, ऐसे सराउंडिंग मानेंगे तो सिस्टम जो होगा हमारे पास में केवल रूम की एयर ही रहने वाली है। इस तरह से हमारे पास में कोई वॉल्यूम है, मान लीजिए पानी, आपने टैप से पानी ऑन है तो आपने टैप ओपन कर ली तो पानी आ रहा है और पानी बाहर जा रहा है आपकी टैप से होते हुए, पर टैप को आपने स्टडी करेंगे तो टैप को अगर आप ध्यान से देखें तो पानी आ रहा है और पानी रिजेक्ट आपका हो रहा है। सो टैप के अंदर जिस समय पे कोई वॉल्यूम आएगा, सो दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज अंडर कंसिडरेशन। हालांकि वो चेंज हो रहा है, हालांकि वो आपका चेंज हो रहा है, एग्जैक्ट वो वाटर नहीं जो पहले था, वो लगातार आपका आ रहा है और आपका बाहर जा रहा है आपके टैप से। तो पर टैप के ऊपर जो वॉल्यूम है वो आपका निश्चित है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। तो ये भी हमारे पास में सिस्टम होता है। सिस्टम कोई आपका वॉल्यूम भी हो सकता है, सिस्टम कोई आपके मैटर का पार्ट भी आपका हो सकता है। तो बेसिकली अगर बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम की, तो हमारे पास में 3 तरह के टाइप्स होते हैं। ये डिपेंड कर रहा है आपकी एनर्जी का इंटरेक्शन के हिसाब से। तो एनर्जी बेसिकली हम जो बांट रहे हैं वो आप 2 तरह से बांट रहे हैं, एक हमारे पास में जो मास है और एक हमारे पास में एनर्जी है। मास इज आल्सो द एनर्जी, क्योंकि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से हमें पता है, आइंस्टाइन के इक्वेशन से हमें पता है कि आपका जो मास है वो भी एक तरह की एनर्जी होता है। मतलब मैं अगर हूँ एज ए मास हूँ 60 kg वेट का, तो ये भी एक एनर्जी की फॉर्म में है। कोई मेरे पास में कोई बर्तन है उसके अंदर कुछ पानी है मेरे पास में, तो वो भी मेरे पास में क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म में है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फर्दर दूसरी एनर्जीज में। तो मास को आपने एनर्जी कह सकते हैं। बट यहाँ पे कंसिडर करने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए, इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए मैं मानता हूँ कि मास आपकी अलग चीज है और एनर्जी आपकी अलग चीज है। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। तो मास अगर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मेरे पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एनर्जी आल्सो ट्रांसफर, एनर्जी भी ट्रांसफर मेरी हो रही है। तो बेसिकली बात करें तो दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे मैंने टैप का एग्जांपल लिया था, तो टैप से मास आ रहा है और टैप से मास बाहर जा रहा है। सो दैट इज द सिस्टम दैट इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। ये इट इज ए ओपन सिस्टम जहां पे मास और आपके जो एनर्जी है दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट इज ए ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो हो गए ऑटोमोबाइल का इंजन आपका हो गया, टैब आपका हो गया, स्टॉप आपका हो गया है। तो ये डिफरेंट तरह के जो ओपन आपका वेजल है जिसमें आपको पानी या फिर आपको कोई भी चीज आप मैटर को ऐड कर सकते हो, सो दैट इज योर ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, क्लोज जैसे कि चारों तरफ से बंद है। बंद होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए रूम बंद है मेरा, तो इसके अंदर बाहर से एयर नहीं आ रही है, तो जो एयर है यहाँ पे जो मास अवेलेबल है वो वही है। हालांकि साइडों की दीवार से, विंडो हालांकि बंद है, पर विंडो से लाइट की फॉर्म में एनर्जी आ सकती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी आ सकती है। इस तरह से बाहर भी आपकी जा सकती है। मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है बाउंड्री से, बट आपका जो मास है वो कांस्टेंट है। तो सिंपली आप कह सकते हैं
कांस्टेंट मास सिस्टम। तो अगर मास आपका कांस्टेंट है दैट इज ए क्लोज सिस्टम। और थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब अलग है सभी से। सो आइसोलेटेड का मतलब जैसे आपने अभी कोरोना देखा तो उसमें भी आइसोलेशन का कहा गया था कि सभी आइसोलेटेड हो जाइएगा। तो आइसोलेशन का मतलब था कि आप किसी से इंटरेक्शन ना करें। तो हमारे सिस्टम से भी एग्जाम्पल होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो ना तो आपका एनर्जी की फॉर्म में ना ही आपका मास की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है। तो कोई किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, ना तो उसका मास चेंज हो रहा है, ना ही एनर्जी आपकी चेंज हो रही है सिस्टम की। सो दैट सिस्टम इज द यूनिवर्स। और इसका जो एग्जैक्ट और ओनली वन एग्जांपल है दैट इज आवर यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है, बेसिकली मैं दो चीजें यहाँ पे बताऊंगा, उनको मैं प्रूव भी करूंगा अपने इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम सब्जेक्ट में, कि हमारी जो कांस्टेंट एनर्जी है, एनर्जी ऑफ आवर यूनिवर्स इज कांस्टेंट। हमारी यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। उसके बाद में साइज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। वो साइज जो है लगातार आपका बढ़ रहा है। तो दो चीजें मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी धीरे धीरे वो आगे जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो पहले हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का ओनली एग्जांपल हमारे पास में क्या है, यूनिवर्स है। क्योंकि यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी और टोटल मास है वो आपका कांस्टेंट रह रहा है। वो ना तो यूनिवर्स से बाहर जा रहा है, ना यूनिवर्स के अंदर आ रहा है कहीं और से। तो जनरली आप थर्मस को, जैसे थर्मस है मेरे पास में, उसके अंदर आप गर्म पानी रख दें तो कुछ समय के लिए, मान लो कुछ घंटों के लिए आपका रह जाता है। तो जब तक आप ये मान रहे हो कि पूरी तरह से फुली इंसुलेटेड सिस्टम है, ना हीट के फॉर्म में बाहर जा रहा है, ना बाहर से हीट अंदर आ रही, उस केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। थर्मस आपका हो गया तो उनको आप ये मान सकते हो कि आपका क्या है, वो एक तरह आइसोलेटेड सिस्टम है, बट इट इज नॉट प्योरली आइसोलेटेड। ओके, आगे बात करते हैं हमारे पास ये तीनों सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास में ओपन सिस्टम है, एनर्जी और मैटर दोनों आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरा हमारे पास में क्लोज सिस्टम है, केवल एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, मास इज कांस्टेंट। तो मास इज कांस्टेंट, मास हमारे कांस्टेंट। इंसुलेटेड सिस्टम में मास भी हमारे पास में कांस्टेंट है और एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट है। सिंपली से मास जो हमारे पास में है वो एक तरह की एनर्जी है, तो सिंपली से एनर्जी इज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट ही रह रही है। आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग की। तो सिस्टम की बाद की जो भी चीजें हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। जैसे यहाँ पे रूम है, तो रूम का जो आपका है, रूम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सो दैट रूम इज योर सिस्टम एंड एवरीथिंग एक्सक्लूडेड टू द रूम इज कंसिडर्ड एज सराउंडिंग। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं सिटी है, उस शहर की बात कर रहा हूँ, तो ये जो शहर है, इसका जो क्लाइमेट है, वो सब चीजें जो शहर के अंदर आ रही हैं, दैट इज सिस्टम। और इसके अलावा जो भी बाहर आउटर है इस सब चीज का, इस सिटी का, तो दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के, अगर मैं फोकस कर रहा हूं इंडिया के क्लाइमेट को, इंडिया के वेदर को, किसी भी चीज के ऊपर स्टडी कर मैं कर रहा हूं, सो इंडिया बिकम ए सिस्टम एंड एवरीथिंग एक्सक्लूडेड टू द इंडिया इज सराउंडिंग। अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ के ऊपर फोकस करके कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी कर रहा हूं मैं, सो अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए सिस्टम एंड एवरीथिंग एक्सक्लूडेड टू द अर्थ इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यहाँ पे हमें पता लगता है सराउंडिंग वो चीज है जो आपके सिस्टम के बाहर की चीजें, मतलब सिस्टम को छोड़ के जो भी चीजें हैं, दैट इज योर सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री एक हमारे पास में एक ऐसे इंटरफेस होगा जहां वो अलग कर रही होगी सिस्टम के लिए और सराउंडिंग के लिए। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की जो बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली थर्मोडायनेमिक बाउंड्री। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री करते हैं, जो कि सिस्टम को अलग कर रही है सराउंडिंग से। यूनिवर्स की बात करो तो दोनों को मिला के, बेसिकली तीनों को मिला के, सिस्टम, सराउंडिंग प्लस थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, तीनों को मिला के, सिस्टम को मिला लिया, सराउंडिंग को मिला, दोनों के बीच की जो आपकी बाउंड्री है, इंटरफेस है, उसको मैंने मिला लिया, तो दैट बिकम ए यूनिवर्स। उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, तो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री कई तरह की हमारे पास में हो सकती है। रियल बाउंड्री का मतलब होगा कि वो आपका फिजिकली अवेलेबल है। जैसे रूम है तो रूम की जो दीवारें हैं, दैट इज ए फिजिकल बाउंड्री। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन की जो वॉल है, इसका जो ग्लास है, दैट इज ए बाउंड्री। ये हमारे पास में क्या है, बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री, ये बाउंड्री में भी कंसिडर और नॉट रियल, जो आपके पास रियल में नहीं है पर आप मानो कि इस यहाँ पे क्या है, बाउंड्री है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं टैप का एग्जांपल अभी लिया था, तो टैप के ऊपर ध्यान दे रहा था मैं, पर टैप की रियल में देखे तो वो क्लोज तो है नहीं, पीछे से आपका पानी आ सकता है। तो वहां पे जो मैंने बाउंड्री मानी है वो रियल में कोई बाउंड्री नहीं है, बट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जहां से आपकी टैप स्टार्ट है, जहां पे उसका होल है, जहां से वो इनलेट पानी आ रहा है, दैट इज द बाउंड्री। वहां पे बाउंड्री लगी हुई है जो कि मैंने इमेजिनरी मानी है, रियल में वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, वहां से वाटर आपका आ सकता है। फिक्स बाउंड्री, जैसे टैप की मैंने एग्जांपल लिया, कोई पाइप ले लिया मैंने, तो फिक्स बाउंड्री है। जैसे कि आप किसी बैलून को कंसिडर करते हैं, तो बैलून का जो है वहां पे वो मूवेबल आपकी हो जाएगी, तो वो आपकी फिक्स नहीं होगी, तो दैट इज ए मूवेबल बाउंड्री। तो दो एग्जांपल, फिक्स, अगर बाउंड्री आपकी फिक्स हो रही है, समय के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, दैट इज ए फिक्स बाउंड्री। अगर वो चेंज की जा सकती है, दैट इज ए फ्लेक्सिबल और मूवेबल बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री, एडियाबैटिक का टर्म का मतलब ही आपका होता है, यहाँ पे एक नई टर्म आपको समझ में आएगा, एडियाबैटिक। सो एडियाबैटिक बेसिकली इज ए सिस्टम विच इज नॉट इंटरेक्टिंग विद हीट।
जो आपका हीट का ट्रांसफर नहीं करे। बेसिकली ध्यान रखिएगा, हीट का ट्रांसफर ना करे। आप इसे कंफ्यूजन ना हो कि एनर्जी से, एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है बट एनर्जी जो हीट की फॉर्म में है वो ट्रांसफर नहीं कर सकती। मतलब बेसिकली जो है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो आपका ट्रांसफर हो एनर्जी का, दैट इज हीट, ऊष्मा, तो उसका ट्रांसफर आपका नहीं हो रहा, सो दैट इज ए एडियाबैटिक। सो वो बाउंड्री जो आपको ट्रांसफर नहीं करती वो फुल्ली इंसुलेटेड है हीट के रेस्पेक्ट में, बाकी और से वो हो सकती है, सो दैट इज ए एडियाबैटिक बाउंड्री। डाइथर्मिक जो दोनों तरफ आपको हीट को अलाउ करेगी ट्रांसफर होने की, दैट इज ए डाइथर्मिक। परमेबल ए बाउंड्री दैट अलाउस मैटर टू पास थ्रू, मतलब कोई ऐसी है मेरे पास में अर्ध पारगम्य है जिसको एक तरफ से दूसरी तरफ आपको मैटर जा सकता है। जैसे कोई कपड़ा मान लीजिएगा या कोई आपका थिन लेयर्स मान लीजिए किसी चीज की, तो जहां से आपका मास जो है वो ट्रांसफर कर सकता है दूसरी तरफ को, तो दैट वॉल इज कॉल्ड द permeable boundary and semi permeable a boundary that allows some substance to pass through and not others। तो जो स्पेसिफिक मैटर को पास करते हैं दैट इज ए सेमी परमेबल। जैसे हमारे लंग्स में आपके होते हैं, जो लंग्स में है वो आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही आपस में इंटरचेंज को कर सकते हैं, बाकी और सब गैसेस को नहीं कर पाते। आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक के जितने भी लॉ हैं, नियम हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको समझने के लिए जिन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, सो दीज आर कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉपर्टी की हमें आवश्यकता होती है उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये दो तरह की आपकी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वे प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, सो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वे प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड कर रही है, दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी टेम्परेचर, मान लीजिए रूम का टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम का टेम्परेचर 25 का मतलब ये होगा कि आप किसी छोटे से पोर्शन, एक छोटे से पोर्शन में अगर आपका टेम्परेचर देखेंगे वो भी 25 आएगा, और पूरे कमरे का देखेंगे तो वो भी 25 आएगा, वो अलग अलग नहीं आएगा। तो जैसे डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर ही दिया है, तो यूनिट शो करेगा। प्रेशर सेम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट, कलर सेम रहेगा, हार्डनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विस्कोसिटी, जो आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, सो दीज आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास के बढ़ने पर आपकी चेंज नहीं होगी। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मान लो चेक करना है कि कोई प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, इंटेंसिव होगी एक्सटेंसिव होगी, तो उसको आपको कैसे करना है, मतलब कि वो मास कंसिडर कीजिए, मतलब किसी चीज के लिए वो प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर मान लेता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास में 1 लीटर पानी है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अगर मैं उसका मास बढ़ा देता हूँ, हमारी टेम्परेचर में क्या होगा, फिर मैंने उसका मास क्या है, मैंने दुगना ले लिया, 2 लीटर ले लिया, तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। सो दैट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पर चेंजेस क्या होगा, क्या मास अब चेंज होगा, यस मास चेंज होगा। 1 लीटर का जो मास है वो मान लीजिए 1 kg है, अगर मेरे पास में वाटर है, अगर वहां पे मैं 2 लीटर लेता हूँ, यहाँ पे वजन भी बढ़ गया होगा, 2 kg होगी, तो उसके लिए मास, वॉल्यूम, लेंथ बढ़ जाएगी, यस लेंथ बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एनर्जी, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, यस क्योंकि मास के हिसाब से एनर्जी, तो अलग तरह की जो एनर्जी होंगी जिसकी मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा वो भी हमारे पास में बढ़ जाएंगी। तो जितने भी इंटरनल हो सकती है, एंथैल्पी हो सकती है, एंट्रोपी भी हो सकती है, हीट कैपेसिटी हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, संख्या जो मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, मास को दुगना तिगुना करके सोचना है, और अगर वो आपको लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, प्रॉपर्टी भी उस तरह से बढ़ रही है या घट रही है, तो उसी के हिसाब से आप इसे मान सकते हैं कि इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मास से डिवाइड करना होगा। मतलब कि जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास में जहां पे जो एनर्जी है वो 5 किलो के लिए इतनी एनर्जी है, 5 किलो के लिए मान लीजिए 500 किलो जूल एनर्जी है। अब मैं निकालता हूं 1 किलो के लिए कितनी होगी, तो 1 किलो के लिए 100 किलो जूल एनर्जी होगी, तो दैट बिकम ए स्पेसिफिक एनर्जी। उनको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे उनके लिए टर्म यूज करेंगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट मास। कोई वैल्यू अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कोई वैल्यू अगर मेरे पास में एक्सटेंसिव में है, तो उसके लिए अगर पर यूनिट मास आप निकलते हो वो कितना होगा। जैसे मैं लेंथ की बात कर रहा था, लेंथ आपकी बढ़ी हुई है, 10 मीटर लेंथ का वजन 10 kg है, तो अगर मैं मानता हूँ 1 kg के लिए कितना होगा, सो दैट बिकम ए 1 मीटर। तो मेरे पास में जो लेंथ आ गई दैट इसका स्पेसिफिक लेंथ। तो स्पेसिफिक लेंथ विल बी लेंथ अपॉन मास। लेंथ अपॉन किसी भी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में अगर आप उसकी डिवाइड कर देंगे मास से, कोई भी प्रॉपर्टी मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी के कोई मेरे पास में, तो क्या बन जाएगा, स्मॉल एक्स, उसको हम स्मॉल लेटर से, इंपॉर्टेंट ये क्या है, स्मॉल लेटर। जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूं तो कैपिटल वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, दैट बिकम स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं जो डेंसिटी का लगभग रेसिप्रोकली आप समझ, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी होती है। इसी तरह से स्मॉल ई एनर्जी को शो करेगा जो कैपिटल एनर्जी अपॉन स्मॉल है, तो यूनिट मास के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज स्मॉल ई। तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक जितनी भी हैं वो अब आपका इंटेंसिव ही बन चुके हैं, बेसिकली वो आपकी क्या बन गई, इंटेंसिव बन चुकी है।
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रेफर टू द ऑब्जर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑन ए लार्ज स्केल, जिसको आप जैसे हमने बात की थी थर्मोडायनामिक्स की। तो मैक्रोस्कोपिक व्यू और माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो माइक्रोस्कोपिक में एज ए होल हमें स्टडी करना है, एज ए बल्क हमें स्टडी करना है, सो दैट इज ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जैसे वॉल्यूम हो गया, वो जब एक साथ ही होगा उसको हम स्टडी कर पाएंगे। मास, प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब क्या है हमारे पास में, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं बेसिकली वो आपकी मैक्रोस्कोपिक ही हैं अपने नेचर में, क्योंकि हम जो स्टडी करते हैं एज ए होल स्टडी करते हैं। हम ऐसे नहीं कि हमारे पास में अगर 30 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास में इस रूम का टेम्परेचर है तो उसके मोलिक्यूल्स में इंडिविजुअल चेक करेंगे हम उस मोलिक्यूल्स का कितना है, ऐसा नहीं। पूरे बॉडी को आप एज ए वन कंसिडर करते हो, एज ए बल्क कंसिडर करते हो, आप स्टडी करते हो। तो ऑल जितनी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे समझते हैं, पूरी थर्मोडायनामिक्स में समझते हैं, वो सब क्या होंगे हमारे पास में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल लेवल पे हो। हालांकि जो रिजल्टेंट हमें मिला है वो माइक्रोस्कोपिक से ही मिला है। जैसे मैंने एग्जांपल प्रेशर का लिया था, तो प्रेशर तो हमें लग रहा है, प्रेशर जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली कहां से आ रही है, मॉलिक्यूल्स के टकराने से तो आ रही है। आज सब वैल्यू कहां से रही है, माइक्रोस्कोपिक से ही आ रही है, पर उसको हम स्टडी नहीं कर रहे, पर रिजल्ट हमारा वहीं से आ रहा है। पर हम स्टडी क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली कर रहे हैं, उसको एज ए होल स्टडी कर रहे हैं। पर अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को देखते हैं, जैसे कि आपका मोलिकुलर का इंडिविजुअल का वेट कितना है, या फिर उसकी वेलोसिटी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, या फिर आपके जो मोलिक्यूल्स है उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मोलिकुलर ओरिएंटेशन कैसी है, मोलिकुलर फोर्स कैसे लगी हुई है, वो स्टडी जो होगी, वो प्रॉपर्टी जो होंगी, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। उनको हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में स्टडी नहीं करते हैं। आगे बात करें थर्मोडायनामिक स्टेट की, अगर किसी समय पर मेरी जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो कांस्टेंट हो जाए, उनकी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू में मिल जाए, डिस्टिंक्ट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू मुझे मिल जाए, सो उस कंडीशन में बोलते हैं स्टेट। उसका मतलब क्या होगा, कोई एक स्टेट है। जैसे इस समय पे कोई मान लीजिए प्रेशर है, यहाँ पे जो एयर अवेलेबल है उस एयर का जो प्रेशर है वो आपका मान लेता है, प्रेशर मेरे पास में कितना है, दैट इज 1 atm, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास में है वो वैल्यू है जो आपकी है 101 325 पास्कल में, इतनी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ पास्कल, इतनी वैल्यू मेरे पास में आ रही है। वॉल्यूम मेरे पास में जो रूम का वॉल्यूम मान लीजिए 25 मीटर स्क्वायर एरिया है, वॉल्यूम है, माफ कीजिएगा वॉल्यूम है। और टेम्परेचर जो यहाँ पे है, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 30 डिग्री। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई हैं, तो दैट बिकम स्टेट। तो इसकी ये स्टेट है। अचानक से क्या हो जाए, मान लीजिए चेंज हो जाए, मैं शाम के समय पे चेक करता हूँ, तो शाम के समय पर प्रेशर आपका मान लीजिए चेंज हो चुका है, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, रूम उतना ही है, वॉल्यूम हमने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर आपका चेंज हो जाएगा, तो कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो, फिर दोबारा से एक स्टेट बन जाएगी। तो दीज आर कॉल्ड द थर्मोडायनामिक स्टेट। उस समय पर, उस पार्टिकुलर डिस्टिंक्ट समय के ऊपर आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी होंगी, उनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो रही है। सो दीज आर द थर्मोडायनामिक स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई करें, जैसे में हमें क्या करते हैं, मान लीजिए इसके अंदर और मैं एयर को ऐड कर देता हूं, या फिर मैं गेट ओपन कर देता हूं तो एयर बाहर चली जाएगी या बाहर से अंदर आ जाएगी प्रेशर डिफरेंस के कारण, उसके हिसाब से फिर मास चेंज हो जाएगा और सब चीजें चेंज हो जाएंगी। सो दैट चेंजेस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट। तो कोई भी आपका क्या होगा जहां पे आपकी स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ स्टेट। पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, अब देखो एकदम से तो होगा नहीं, जैसे हमने डोर ओपन किया तो अचानक से कुछ मास आया होगा, क्रम से अगर देखें आप माइक्रो सेकंड में अगर आप देखें तो क्या होगा, थोड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर थोड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर थोड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो इन बिटवीन हमारे पास में कुछ कुछ स्टेट हमें मिली है। तो जिस स्टेट वो जो फाइनल से, मानिए फाइनल से चेंज हुआ है, वॉल्यूम पहले था, मानिए वॉल्यूम जो पहले था मेरे पास में 25 मीटर क्यूब था, बाद में जो वॉल्यूम है 1 के बाद में 2 आपका हो गया, वो आपका 30 मीटर क्यूब आपका हो गया। पर वो एट रैंडम थोड़ी हुआ, इट इज नॉट द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो 0 1 ही काम करता है, पर यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा हमारे पास में वो तो आपको मूविंग होते हुए नजर आएगा। जैसे कि V1 आपका 25 है, तो 25 के बाद में वो कितना होगा, 25.1। उसके भी अगर फर्दर आप डिवाइड कर, जितना आप मिनिमम जा सकते हैं, 25.01 मान लें, तो धीरे धीरे आपका बड़ा होगा। उसके बाद में 25.2, उस तरह से फिर यहाँ पे 29.99 है, उसके बाद आपका 30 आएगा। तो यहाँ पे जो इन बिटवीन आपकी पोजीशन आई है, दैट बिकम ए पाथ। तो उनको अगर आप ध्यान देते हैं कि कैसे आपका चेंज हुआ है, चेंज तो ये स्टेट पर किस तरह से चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। अगर वो पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट आप आसानी से डिफाइन कर पा रहे हैं, मतलब कि उस पाथ को आप डिफाइन, जैसे पाथ हुआ, चेंज आपका हुआ, तो आपने डिफाइन कर दिया कि इस समय पर ये प्रॉपर्टी ऐसे है, पाथ को हमने डिफाइन कर दिया कि आपको उस रास्ते से ही जाना है। मान लीजिए आपको घर से, आपको मान लीजिए स्कूल जाना है अपने, तो घर से आप स्कूल का आपको बता दिया जाए कि आपको केवल वहीं से होके, एक पार्टिकुलर जगह बता दी, उस चर्च से होके ही आपको जाना है। सो दैट बिकम ए प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलते हैं। अगर वो पाथ को आप आसानी से डिफाइन कर पा रहे हो, सो दैट बिकम ए प्रोसेस। उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, उस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ पाथ को हम क्या बोलेंगे, दैट बिकम ए प्रोसेस। तो वो हमारा क्या होगा, प्रोसेस।
तो बेसिक हमारे पास में 4 तरह की प्रोसेस आपकी होती हैं। बेसिकली अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास में 4 तरह की होती है। दैट इज क्वेसी स्टैटिक, जो कि बहुत धीरे धीरे की जाए। क्वेसी का मतलब है बहुत धीरे धीरे करने वाला, तो अगर क्वेसी स्टैटिक का मतलब है बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हमने किया है। क्वेसी स्टैटिक को ऑलमोस्ट स्टैटिक भी बोलते हैं। क्वेसी का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग, स्टैटिक मतलब स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज ना हो रहा हो। आपने क्या करना है, स्टेट एकदम से चेंज हुई है पर धीरे धीरे वो इन बिटवीन पोजीशन में पहुंची होगी। जब आप धीरे धीरे वो अंतर होगा, जैसे कि मैं हैंड को ऊपर उठाता हूँ तो नीचे से ऊपर उठ के आ गया, पर अगर आप धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत धीरे धीरे ये उठ के आ रहा है। तो इन बिटवीन क्या है, इन बिटवीन स्टेट हमें मिल रही है। इन बिटवीन स्टेट हमें वो क्या है, वो आपकी ऑलरेडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। सो दैट बिकम ए क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। नॉन क्वेसी स्टैटिक वे प्रोसेस जो बहुत ही फास्ट की जाए। सो दीज आर द नॉन क्वेसी स्टैटिक। उसमें आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कैसे। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए घर से आप तुरंत आना है, बाहर आना है, तो तुरंत आप ये कोई सा भी रास्ता आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बस घर से बाहर आना है तो किसी भी तरह से जहां से भी आपको रास्ता मिलता है तुरंत आप वहां के बाहर आ सकते हैं। दैट बिकम ए नॉन क्वेसी स्टैटिक। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस वे प्रोसेस आपके होते हैं जो अगर आपका इफेक्ट अपोजिट कर दें तो उसी रास्ते से वापस जाते हैं। मतलब कि ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप घर से आप पुलिस तक आए, स्कूल तक अपने आए हैं, तो आपने चर्च का रास्ता लिया है, पर अगर आपको वापस घर जाना तो आपके पेरेंट्स को पता है कि आप चर्च के रास्ते से ही वापस आओगे, तो डेफिनेट आपको वे पता है कि आपको वहां से होके ही जाना है और उसी रास्ते को वापस आना है। मतलब आप जब जा रहे थे तो पॉजिटिव था, जब आप वापस आए तो निगेटिव वे में आप वापस आ रहे हो। सो दैट बिकम, अगर आपके सारे इफेक्ट निगेटिव जाए, मतलब मान लो हीट दी मैंने, हीट देने से वॉल्यूम मेरा चेंज हो गया, वॉल्यूम मेरा बढ़ गया, अब मैं क्या करता हूँ, हीट मान लो रिजेक्ट कर दिया तो उसी रास्ते से वापस में आ गया, सेम रास्ते से वॉल्यूम आपका चेंज होकर इनिशियल वॉल्यूम पे आ गया। तो दैट बिकम ए रिवर्सिबल प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। पर अगर वो सेम रास्ते से वापस नहीं आ रहे, जिस रास्ते से आपका चेंज हुआ था, वापस जब आप आ रहे हो, स्टेट को वापस लेके आ रहे हो, सेकंड से फाइनल से वापस इनिशियल पे लेके आ रहे हो, तो वो सेम पाथ फॉलो नहीं करता है, वो डिफरेंट पाथ फॉलो करता है। सो दैट बिकम ए इरिवर्सिबल प्रोसेस और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और रियल में जो जितने भी आपके प्रोसेस आपके होते हैं वो सारे आपके नॉन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। मतलब कि उनका इफेक्ट सराउंडिंग पे पड़ता ही पड़ता है। हम आगे हम पढ़ेंगे, दैट इज एंट्रोपी, वहाँ पे जनरेशन आ जाएगा, वो सब चीजें हैं, आगे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक साइकिल की, तो अगर मैंने इनिशियली स्टेट से मैंने कोई चेंज किया, उसके बाद में फिर फर्दर में चेंज किया, फिर फर्दर में चेंज किया और बाद में वापस में वहीं आ गया, तो दैट बिकम में इनिशियल आपकी जो स्टेट है फाइनल स्टेट के बराबर अगर आपकी होगी, आइडेंटिकल हो गई है, सो दैट बिकम ए साइकिल। उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, साइकिल, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि आप घर से चले, घर से आप पहले स्कूल आए, स्कूल के बाद में हो सकता है आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, उसके बाद में रेस्टोरेंट के बाद में फिर आप बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड से वापस फिर आप घर चले गए। तो आपने जो पाथ फॉलो किया है, पर फर्स्ट जहां से आप चले थे और बाद में जो एंड जहां पे आप आए हो लास्ट में, सो वो दोनों आइडेंटिकल, दैट बिकम ए साइकिल। तो पूरी जितनी भी आपकी थर्मल इंजीनियरिंग के जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो किसी ना किसी साइकिल के ऊपर बेस होते हैं। मतलब जहां से आप स्टार्ट करते हो डिफरेंट प्रोसेसेस और लास्ट का प्रोसेस ऐसे ही आपका बनता है कि लास्ट आप वहीं पे आके खत्म हो जाते हो, आपका जो पॉइंट है वहीं पे आपके मिल जाता है। तो दैट बिकम ए थर्मोडायनामिक साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल, जिसके सारे जो आपकी प्रोसेस हैं वो अगर रिवर्सिबल होते हैं तो साइकिल भी हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। और अगर हमारे पास में कोई से दो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गए तो हमारे पास में जो साइकिल बनेगी वो आप पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं रही है, सो इट बिकम ए नॉन रिवर्सिबल साइकिल। आगे हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की, जिसकी स्टार्टिंग में बात की थी। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को ही हमें पढ़ना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां पे आपकी स्टेट चेंज ना हो, ध्यान रखिए, स्टेट चेंज ना हो, स्टेट सेम रहे, बट प्रोसेस होता रहे। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस होता है। इस तरह एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, मान लीजिए मैंने चाय ली, तो टी जो मेरे पास में इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो अगर मैंने उसको रख दिया है तो धीरे क्या होगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा और हीट बाहर जाने लगेगी। पर कुछ समय के बाद आप देखेंगे जब मान लीजिए सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर आपका टेम्परेचर रहेगा टी का, तो दोनों 30 के ऊपर है। अब आपके दो कंडीशन, आपके माइंड में दो चीजें आ सकती हैं। आप ये सोच सकते हो कि इस समय पर क्या होगा, इस समय पर दोनों जो हैं, दोनों हीट जो है वो आपकी जीरो है, मतलब ना तो हीट बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितनी हीट आपकी टी से सराउंडिंग में जा रही है उतनी हीट सराउंडिंग से टी में भी आ रही है साइमल्टेनियसली, जितनी हीट बाहर गई उतनी आपको मिल भी गई। तो दैट कंडीशन इज करेक्ट। ये आपकी लास्ट वाली जो कंडीशन है वो करेक्ट है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मैं एक हाथ से फोर्स लगा रहा हूं, दूसरे हाथ से मैंने फोर्स तो उसको रोक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों फोर्स लगे, दोनों फोर्स लगा रहे हैं बट उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। तो अगर रिजल्टेंट किसी भी प्रोसेस का रिजल्ट, किसी भी तरीके से आपका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, नेट इफेक्ट जीरो पड़ रहा है, सो दैट इज ए इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये कई तरह का आपका हो सकता है। जैसे कि हम बात करें थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई हीट ट्रांसफर आपकी नहीं हो रही है, सो दैट बिकम ए थर्मल इक्विलिब्रियम।
और अगर आपका टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हो तो इट इज आल्सो ए थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जैसे मैंने बात की अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी, दोनों फोर्सेज आपकी इक्वल होंगी, सो दैट इज आल्सो इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे आप H2 + Cl2 करते हैं तो H2 + Cl2 अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। पर उसी समय पे HCl भी कन्वर्ट आपका हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन में, सो दैट इज आल्सो ए रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसी तरह फेज इक्विलिब्रियम आप समझ सकते हो, जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो तो पानी उबल रहा है, स्टीम बन रही है, भाप बन रही है, तो उसी समय पर हो सकता है कि आपकी जो स्टीम है वो भी कंडेंस हो रही हो पानी में आपके, तो वो आपका दोनों चीजें हैं क्योंकि सेम टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या कह सकते हैं, फेज इक्विलिब्रियम है, मतलब फेज जो है वो आपका कांस्टेंट बना हुआ है, जितना आपका कन्वर्जन हो रहा है उतना ही आपका कंडेंसेशन भी आपको हो रहा है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम आपके हो रहे हैं किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो दैट इज आल्सो फेज इक्विलिब्रियम, मतलब आपका इफेक्ट जो है नेट इफेक्ट आपका 0 रहना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब कहा जाएगा, अगर वो कोई प्रोसेस हमारा इस तरह से कोई सिस्टम हमारा ऐसा है जो कि आपका थर्मल भी है, मैकेनिकल भी है, केमिकल भी है, फेज इक्विलिब्रियम है, मतलब चारों इक्विलिब्रियम में है, सो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब आपका सिस्टम तब कहा जाएगा कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, मतलब ना तो वो आपका क्या हो, वो आपका इन इक्विलिब्रियम में नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के, पूरी तरह से इक्विलिब्रियम होना चाहिए, थर्मल में भी, मैकेनिकल में भी, फेज में भी और केमिकल में भी, सो दैट इज ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, सभी में आपका होना जरूरी है। इरिवर्सिबिलिटी की बात हो तो इरिवर्सिबिलिटी जैसे हमने पढ़ा था अभी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब आपका रिवर्स नहीं आ रहा था, तो दैट इज द इरिवर्सिबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। अगर आपको कोई प्रोसेस हुआ है लास्ट में आइडेंटिकल नहीं हो पा रहा है, जिसका इफेक्ट आपके सराउंडिंग में पड़ ही रहा है सिस्टम का, जब आपका प्रोसेस हो रहा है तो दैट इज द इरिवर्सिबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ये भी आपकी कई तरह की होती है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जो आपके सिस्टम के अंदर ही आपकी हुई है, दैट इज इंटरनली, एक्सटर्नली जो कि आपका बाहर की साइड में हुई है, सो दैट इज ए एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। मैकेनिकल इरिवर्सिबिलिटी हो सकती है जिसमें कोई फाइनाइट ग्रेडियंट आपका रहेगा, मतलब आपका इक्विलिब्रियम नहीं हो, थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, वहां पे हीट ट्रांसफर हो रही होगी, केमिकल इरिवर्सिबिलिटी वहां पे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही होगी। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, तो कोई भी सब्सटेंस अगर मेरे पास पे यूनिफॉर्मली अवेलेबल है, सिंगल फेज में अवेलेबल है, इनवेरिएंट है, केमिकल कंपोजिशन में, तीन चीजें बताइए आपको, होमोजेनियस होना चाहिए, दूसरा सिंगल फेज में अवेलेबल होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन है दैट इज उसका जो आपका केमिकल कंपोनेंट है जिससे वो मिलकर बना है वो आपके चेंज नहीं हो रहे, वो आपके कांस्टेंट, मतलब उनके अंदर रिएक्शन नहीं हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे H2O है तो H2O हमारे पास में क्या है, वो सिंगल फेज में मेरे इस समय अवेलेबल, दैट इज कंसिडर एज ए प्योर सब्सटेंस, को मैं प्योर सब्सटेंस मान सकता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मतलब कोई रिएक्शन ना हो, केमिकली चेंज ना हो रहा हो, एयर को भी आप एज ए प्योर सब्सटेंस मान सकते हैं क्योंकि इसका केमिकल जो आपको कंपोनेंट है वो चेंज आपके नहीं हो रहे हैं, वो आपका जितना जैसे 78% नाइट्रोजन वो आपका हो ही है, 21% आपका ऑक्सीजन तो वो आपका अवेलेबल है ही है। अब बात करते हैं टू प्रॉपर्टी रूल के लिए, तो टू प्रॉपर्टी रूल बेसिकली जो अप्लाई होता है वो आपका प्योर सब्सटेंस के ऊपर ही अप्लाई होता है। नाम से भी है दो प्रॉपर्टी, तो जैसे मैंने बात की प्रॉपर्टी कई आपकी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे पास में हो सकती है। अब किसी स्टेट के ऊपर, किसी स्टेट के ऊपर बात करते हैं, किसी स्टेट के ऊपर, और किसकी स्टेट लेनी, मटेरियल मेरे को है प्योर सब्सटेंस है। अच्छा अगर मेरे पास में प्योर सब्सटेंस है तो उसकी किसी स्टेट के ऊपर अगर कोई सी दो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बहुत सारी है पर कोई सी दो प्रॉपर्टी अगर मुझे नोन है, मुझे पता लग गया कोई दो प्रॉपर्टी है, तो बाकी और सारी प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि किसी प्योर सब्सटेंस की किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होगी प्रॉपर्टीज की, वो बेसिकली आपको केवल दो प्रॉपर्टी की आवश्यकता है। Only two property are required to define the state of a pure substance, so that is called a टू प्रॉपर्टी रूल। तो प्रॉपर्टी कई हो सकती है और इन प्रॉपर्टी को आप एक 2D डायग्राम, मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेके कोई सी भी दो प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया तो उसके ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब किसी समय पे कोई प्रेशर है, किसी समय कोई टेम्परेचर है, तो उसको मैंने 0.1 से शो कर दिया, अगर चेंज हुआ है तो कोई वो मेरे पास में 2 पॉइंट के ऊपर है, तो ये पॉइंट से डिनोट होती है, किससे डिनोट होती है, पॉइंट से डिनोट होती है। अगर बात करें फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक आइडेंटिटीज, तो फंक्शन जो आपका बेसिकली होगा किससे होगा, फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक आइडेंटिटीज कैन बी रिलेटेड टू द स्टेट एंड पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज प्रोसेस। तो फंक्शन जो है थर्मोडायनामिक आइडेंटिटीज का, किसी भी तरह की आपकी आइडेंटिटी आपकी हो सकती है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है या फिर आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड, मतलब प्रोसेस का मतलब पाथ के ऊपर, जैसे आपका चेंज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड आपका कर सकता है। पहले बात करते हैं पॉइंट फंक्शन।
तो पॉइंट फंक्शन वे हैं, मतलब वे प्रॉपर्टी आपकी होंगी, वे आपकी आइडेंटिटीज होंगी थर्मोडायनेमिक्स में जो हम यूज करते हैं, जो आपकी डिपेंड करती हैं केवल स्टेट के ऊपर। उनसे ये मतलब नहीं कहां से आप आए हैं। तो जैसे आप घर पे पहुंचे हैं तो आप घर की पोजीशन लोकेट करेंगे, अगर आप बाहर आए हैं तो बाहर की पोजीशन लोकेट करेंगे, कॉलेज में है तो कॉलेज की पोजीशन लोकेट करेंगे। तो वहां पे जो लोकेशन है वो डिपेंड क्या है, आप जाओ वहां पे, क्या आपका कोई दोस्त जाए, क्या आपके फादर जाए वहां पे घर पे, पर लोकेशन सबके मोबाइल में सेम ही शो होगी। इट इज ए स्टेट बेस, मतलब आपकी जो स्टेट है, स्टेट के बेस पे दैट इज ए पॉइंट फंक्शन, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, जो केवल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब वे प्रॉपर्टी या वे आइडेंटिटीज जो किसी पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब किस रास्ते से आप गए हो। मान लीजिए मैं ले लेता हूं कि आप बाइक से आप कॉलेज तक गए थे, पर कॉलेज तक जाने के लिए आपके कई रास्ते हो सकते हैं, कई पाथ आपके हो सकते हैं, कई प्रोसेस आपके हो सकते हैं 1 से 2 जाने के लिए। बट डिफरेंट पाथ अगर आप फॉलो करोगे तो उनमें आपके चांसेस हैं कि आपके पास में डिफरेंट पेट्रोल खर्च हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पाथ एग्जैक्टली सेम तो आपका होगा नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपका हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने डिफरेंट पाथ को लिया है तो पेट्रोल जो आपका खर्च होगा या आपके पास जो मनी खर्च होगी वो आपकी डिफरेंट होगी। तो दैट इज बेसिकली एनर्जी। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आप गए हो तो स्टेट के ऊपर तो स्टेट हमारी चेंज हुई है, ओके हुई है, बट जो ऐसे आपकी एनर्जी चेंज हुई है वो आपकी डिफरेंट होगी, पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। सो दीज आर द पाथ फंक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन जिसमें हमारे पास में हीट है और वर्क है, वे हमारे पास में क्या है, दीज आर द पाथ फंक्शन। दो तरह के हमारे पास आइडेंटिटी होगी, एक तो पॉइंट फंक्शन जो केवल पॉइंट पे ऊपर डिपेंड कर रही है, और एक हमारे पास में पाथ है जो कि आपके पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम बात करूं डिफरेंशियल ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, जो भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमें देखने मिलता है अगर मेरे पास में पॉइंट फंक्शन है। जैसे पॉइंट फंक्शन मेरे पास में एंट्रोपी का एग्जांपल है, तो एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी एक मेरे पास में प्रॉपर्टी है जिसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका जो मिलेगी वैल्यू वो आपको फाइनल बाय इनिशियल करके निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशियल जो होगा वो आपका एग्जैक्ट होता है, डिफरेंशियल जो होगा वो एग्जैक्ट आपका होता है, दोनों बीच की जो दूरी है वो आपकी एग्जैक्ट होगी। बट अगर आपका पाथ आपका चेंज हो रहा है, तो पाथ अगर आपका चेंज हो रहा है तो अब उनके बीच की जो दूरियां हैं वो आपके पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मिनिमम दूरी तो आपकी सेम ही रहने वाली है, कोई से भी 2 पॉइंट के ऊपर आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, जो आपको सीधा मिलाने वाले पे जो दूरी मिलेगी वो आपकी सेम ही रहेगी। दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल को शो करेगा। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा वो पाथ के ऊपर डिपेंड। जितने भी आपके पाथ फंक्शन होते हैं, जितने भी आपके पाथ फंक्शन, बेसिकली हमने क्या बात की, एनर्जी की, तो एनर्जी में हमने हीट आ गया, वर्क आ गया, तो हीट और वर्क जो है हमारे पास में उनको अगर डिफरेंशिएशन आप करते हो तो वो इनएग्जैक्ट होता है, मतलब कि डिफरेंट पाथ के लिए आपकी जो वैल्यू आएंगी वो डिफरेंट आती है। अच्छा, अगर मान लेते हैं मैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास में मान लीजिए वर्क है, वर्क अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ इंटीग्रेशन यहाँ पे W2 माइनस W2, ये पॉसिबल नहीं होगा, W2 माइनस W1 इसका पॉसिबल नहीं, बिकॉज एनर्जी जो है, जो वर्क है वो पाथ के ऊपर डिपेंड है। आप ऐसे नहीं कह सकते आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको इतना वर्क खर्च होगा। जब आप मोशन कर रहे होंगे, जब आप चल रहे होंगे, जब मूवमेंट हो रहा होगा, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, उस समय पर ही वर्क आपको नजर आता है। इसी तरह से हीट जो है वो भी जो एनर्जी आपकी वो ट्रांजिट में है, मतलब कि जब आपकी प्रोसेस हो रहा है तभी आपको हीट नजर आएगी। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे स्टेट में उसमें कहते हैं उसके पास में 50 किलो जूल हीट है, ऐसा नहीं पॉसिबल हो। एनर्जी हो सकती है बट हीट की फॉर्म में नहीं होगी, वर्क की फॉर्म में नहीं, क्योंकि वर्क और हीट जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन के समय पे आपको नजर आते हैं, जब आपका प्रोसेस आपका हो रहा होता है, उस चीजों में आप यहाँ पे देखते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ वर्क की, तो जो कि मेरा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल था पीडीवी, ये आपका होता है, इस फॉर्मूले को मैं भी ड्राइव करके दिखाऊंगा, पीडीवी आपका होता है। तो पीडीवी बेसिकली क्या है, प्रेशर जो है वो आपका क्या है, प्रेशर आपका एग्जैक्ट है, पर डीडब्ल्यू जो है आपका वो इनएग्जैक्ट। तो डीडब्ल्यू को मैंने क्या, डी को मैंने कट किया है, तो डी पे आप देखिए यहाँ पे कट लगा हुआ है, कट का मतलब ये इनएग्जैक्ट है, डी का मतलब ये इनएग्जैक्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 1/p को लेके जाते हैं तो यहाँ पे मैं क्या बन जाएगा, ये अब एग्जैक्ट है, क्योंकि डीवी को शो कर रहा है। तो वॉल्यूम चेंज जो है वो मेरा एग्जैक्ट होता है, और इनएग्जैक्ट क्या है, वर्क। तो वर्क को किसी इनएग्जैक्ट आपके फंक्शन को, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को आप एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको एक किसी फैक्टर से, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करनी हो, तो इनएग्जैक्ट आपका एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल है यहाँ पे, वर्क को अगर आप 1/p से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में डीवी मिलेगा, तो डीवी आपका क्या है, एग्जैक्ट। इसी तरह से अगर मेरे पास में हीट है, हीट को आप 1/t से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एंट्रोपी मिलता है, एंट्रोपी चेंज मिलता है, जो कि आपका एग्जैक्ट है। आगे अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूम का मतलब होता है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन आप कहां तक मान सकते हैं, एक लिमिट तक मान सकते हैं। सो दैट लिमिट कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम और लिमिट ऑफ द कॉन्टिन्यूम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरे पास में कोई रीजन है, ये रीजन बेसिकली है क्या, ये मेरे पास में कोई गैस है किसी कंटेनर के अंदर, उस गैस का मैंने छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे जो बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के शो कर दिए इनको, तो ग्रीन कलर के क्या है मेरे पास में, दीज आर द
एटम्स, तो इतनी छोटा मैंने वॉल्यूम लिया जहां पे एटम्स किसी समय पे मैंने फोटो कैप्चर कर लिया, तो उस समय पे ये दिखाए, ये मोशन में होंगे बेसिकली, पर किस समय पे ये इस जगह पे मुझे नजर आए। अब अगर मैं मान लेता हूँ डेंसिटी मुझे निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, डेंसिटी निकालता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 फेज में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम, आपको पता है 4 रीजन मैंने इक्वल यहाँ पे बांटे हैं, तो अगर मैं 1 रीजन की अगर मैं निकालता हूँ डेंसिटी तो कितनी आएगी, मास कितना है, तो एक जो एटम है उसका आ गया मास, डिवाइड बाय जो दूसरा वॉल्यूम है, तो जो वॉल्यूम मेरे पास में है उसके रेस्पेक्ट में मास से आपने क्या कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम आपने करके डेंसिटी निकाली। तो यहाँ पे डेंसिटी की कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी। मान लीजिए सेकंड में मेरे पास में मास अवेलेबल है, उस समय में यहाँ पे कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो आप इसे कैसे मान सकते हो, यहाँ पे वो डेंसिटी होगी तो डेंसिटी यहाँ पे 0 आ जाएगी। थर्ड केस में अगर देखें तो यहाँ पे मान लीजिए थर्ड केस में जो आपका एटम है, किस समय पर एटम यहाँ पे हमने कंसिडर किए थे, तो उस एटम के जो डायमीटर है वो थोड़ा कम है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी मेरे पास में कम है, तो डेंसिटी यहाँ पे पहले केस में डेंसिटी 1 आई थी, वो थर्ड केस में डेंसिटी 2 आएगी, पर 2 और 3 में डेंसिटी 2 और डेंसिटी 4 जो है वो मेरे पास में 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, तो एक लिमिट आ गई, मतलब कि अगर आपको कंसिडर करनी है डेंसिटी, आपको कैलकुलेट करनी है, तो उतने कम वॉल्यूम आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक लिमिट आ गई है, जहां तक आपका जो सिस्टम है, जहां तक आपका जो मैटर है वो होमोजेनियस कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट लिमिट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम और लिमिट ऑफ द कंटिन्यूम। तो यहाँ पे आप डायग्राफ में भी देख सकते हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे आपका कम हो रहा है, तो वॉल्यूम को आप यहाँ पे अगर आप बढ़ाते हैं तो एक लिमिट के बाद में उस लिमिट से अगर पीछे वॉल्यूम लेके जाते हैं, वॉल्यूम अगर उससे कम लेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे लेके दिखाया था स्मॉल में, उससे पहले आपका फिर ये कंसिडर नहीं हो पाएगा कि आपकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के बाद ही आप कंटिन्यूअस मैटर को कंसिडर कर सकते हैं, तभी आप एक जनरलाइज भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड व्हेन द मीन फ्री पाथ, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुंडनसेन नंबर, तो कुंडनसेन नंबर जो यहाँ पे है दैट इज द मीन फ्री पाथ अपॉन लेंथ। लेंथ कौन सी है हमारे पास में, दैट इज द मच स्मॉलर देन द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल ऑफ द सिस्टम, जो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को शो करते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन शो हो रहा है, इसकी वैल्यू आपकी कम किससे आनी है, 0.01 से, तो 0.01 से, या फिर आप ये मान सकते हैं कि 100वां पार्ट है। तो अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मतलब कंटेनर की लेंथ, कंटेनर की जो लेंथ है उसका आपका जो वैल्यू है मीन फ्री पाथ की वैल्यू, तो मीन फ्री पाथ बेसिकली होता क्या, दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल्स चली गई दूरी, दो मॉलिक्यूल्स आपस में गति करते रहते हैं और आपस में टकराते भी रहते हैं, तो एक टक्कर लगी, कोलिजन हुआ, उसके बाद में मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल उसको मिलने वाला है, उससे पहले कितनी दूरी इसने ट्रेवल की, दैट इज द मीन फ्री पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री। तो मीन फ्री पाथ आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का आपका 100th पार्ट हो या उससे कम हो, तो तब आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो इट इज कॉन्सेप्ट, तभी आपको वैलिड होगा। तो बहुत ही कम प्रेशर के ऊपर जहां या वैक्यूम में इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, जहां पे माइक्रो स्केल है वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने अभी लेके दिखाया आपको। स्पेस फ्लाइट में जहां पे आप स्पेस में यूज करते तो वहां पे आपको एक्सोइड नजर आते हैं, बहुत दूर तक फिर आपको कुछ नजर ही नहीं आता, तो वहां पे भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो व्हेन मॉलिक्यूल्स इफेक्ट बिकम सिग्निफिकेंट, जहां पे मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट पड़ने लगता है तो वहां पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फेल हो जाते हैं, तो इन सब जगह पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो एक लिमिट है, उसके बाद ही आप मटेरियल को होमोजेनियस मान सकते हैं। सो दैट लिमिट इज द लिमिट ऑफ कंटिन्यूम। अब आगे बात करते हैं बेसिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो प्रोसेस हमने समझ लिए, प्रोसेस हमारे पास में कई तरह के प्रोसेस थे। अब वन बाय वन प्रोसेस के ऊपर बढ़ते हैं। तो प्रोसेस हमारे पास में किस तरह से, तो पहले हम बात करते हैं प्रोसेस को आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो प्रोसेस बेसिकली था क्या, चेंज ऑफ स्टेट, जिसको आप डिफाइन कर सके। तो अगर मान लीजिए स्टेट 1 से मैं स्टेट 2 पर आया हूं, पर मुझे पता है कि जब चेंज हो रहा है उस समय पर मेरा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस को बोलते हैं। तो आइसोकोरिक का मतलब वो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और आइसोबेरिक आइसोमेट्रिक का भी वही मतलब है कि आपका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है। नेक्स्ट है आइसोबेरिक और आइसोपेस्टिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक का मतलब जैसे कि बार है, तो बार किसका यूनिट है, दैट इज द प्रेशर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, मतलब 1 से 2 आप गए हो, पर प्रेशर पूरे प्रोसेस के दौरान पे क्या है, कांस्टेंट है। इंटरमीडिएट आपकी जो सब स्टेट मिली है, सब स्टेट आपकी जो मिली है, थर्मोडायनामिक सब स्टेट मिली है, उन सब में आपकी जो कंडीशन है वो प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर वही है, प्रेशर में चेंज नहीं हुआ है। सो दैट इज योर आइसोबेरिक प्रोसेस। उसी तरह से आप ले सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एडियाबैटिक जब वाल पड़ रहे तो एडियाबैटिक मतलब हीट का ट्रांसफर ना हो, तो ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रोसेस 1 से 2 गया है बट हीट ट्रांसफर नहीं हुई है, तो दैट इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो कि एक जनरल प्रोसेस हमारा हो सकता है, तो किसी भी जनरल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। पॉलीट्रोपिक कई रूपों में आपका ये देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में 5 होते हैं, आइसो
कोरिक प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, आइसोबैरिक प्रोसेस जो कि कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस जो कि आपका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और जो लास्ट में हमारे पास है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, इनसे अलग भी आपका हो सकता है, या कोई रियल प्रोसेस जो आप हमारा है दैट इज योर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आगे हम बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी बेसिकली है क्या? किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी को शो करता है, किसी मटेरियल की, किसी सिस्टम की, तो दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। किसी काम को करने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, रिक्वायर्ड थिंग है, रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर एनर्जी। तो कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो कैपेसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। कई तरह की आपकी हो सकती है, कई रूपों में हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी है मोशन के कारण, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण, जैसे यहाँ पे मेरे पास है पोजीशन, मैंने पकड़ा हुआ है पेन को, सो इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं उसको रिलीज करता हूँ तो ये नीचे जा रहा है, तो गति हो रही है इसके अंदर, सो दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो कि टेम्परेचर के चेंज के कारण आप देख सकते हैं। केमिकल एनर्जी जो कि आपके एटम्स के अंदर जो बॉन्ड है, जैसे आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर आपका एक तरह की केमिकल एनर्जी आपकी हो गई, जो कि आपकी शो हो रही है न्यूक्लियर बॉन्ड के कारण। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण आपकी एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी हमें यहाँ पे बताई दी है, जो कि न्यूक्लियस के कारण आपकी होती है। ऐसा यूनिट जो हमारे पास में जूल हम यूज करते हैं। बाकी इसके अलावा और भी हमारे पास में कैलोरी है, न्यूटन मीटर है, और आपका अर्ग भी इस पर यूज करते हैं, और किलोवाट आवर भी हम इसमें यूज करते हैं। आपके घरों पे मीटर लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसको किलोवाट आवर में हम उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेस्ट पहले बताते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसका दिया हुआ है, कैसे है। तो इसमें जो जुड़े हुए हमारे पास में साइंटिस्ट हैं, उसमें हमारे पास में जूल है, हमारे पास में जेम्स प्रेसोट जूल, जिसको आप सिंपली जूल बोलते हैं, और एक मेयर हमारे पास है रॉबर्ट वॉन मेयर, और एक हमारे पास में हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 हमारे पास में साइंटिस्ट है। तो जो इक्वेशन यहाँ पे है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जेम्स प्रेजेंट जूल contribute to the understanding and experimental verification of this principle, and Mayer is often credited with the first formation statement of the law in 1842। तो 1882 में जो स्टेटमेंट ये दी गई थी, ये मेयर के द्वारा दी गई थी। तो स्टेटमेंट जो है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय एंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये जो दी गई थी किसके द्वारा, मेयर के द्वारा दी गई थी। किसमें, 1842 में दी गई थी। बाकी जो है ये आपका एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया वो जूल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और बाकी जो फर्दर इसके ऊपर जो रिएक्शंस और आपके जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो हेल्महोल्ट्ज का भी उसमें योगदान रहा है। आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क की। तो थर्मोडायनेमिक वर्क बेसिकली क्या है, वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक वर्क। मतलब कि कोई प्रोसेस आपकी हो रही है और प्रोसेस के समय पर कोई वर्क किया गया है। वर्क का मतलब बेसिकली होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई फोर्स अप्लाई कर दी गई है सराउंडिंग के ऊपर, सो दैट बिकम ए वर्क। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वर्क। सिस्टम ने किसी प्रोसेस के दौरान सराउंडिंग के ऊपर वर्क करी। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास में किसी कंटेनर के अंदर पानी है, और पानी को मैं क्या करता हूँ, गर्म कर, तो मैंने हीट उसमें दी है, हीट इनपुट किया है, बट गर्म होने से क्या होगा, मान लीजिए उसके ऊपर में जो ढक्कन लगा हुआ है दैट इज क्लोजिंग, तो वो आपका ढक्कन जो है वो ऊपर की तरफ को उठ रहा है, जो कि आपका जेम्स वाट ने देखा था। उस चीज को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ को मोशन देखने को मिलती है, तो दैट बिकम ए फोर्स। उस फोर्स से क्या हुआ, सराउंडिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। तो सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया गया, फोर्स कहाँ पे लगी, सराउंडिंग पे लगी। किसने लगाई, उस ढक्कन लगाई। क्यों लगाई, बिकॉज ऑफ हीटिंग। सो दैट इज ए वर्क। तो वो भी हमारे पास में क्या होगा, वर्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम वही सेम मैंने जो एग्जांपल है उसी को आप देख सकते हैं। सिस्टम के अंदर गैस है, गैस के अंदर आपने क्या किया, हीट किया है। हीट करने से क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये आगे की तरफ को मूव करेगी। जो मेम्ब्रेन है, जो वाल है, जो मूव हो सकती है वो आगे की तरफ को मूव हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब हीटिंग की है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम बढ़ गया। वही आप समझ सकते हो जो मैंने प्रेशर में आपको समझाया था। उस मोमेंटम के बढ़ने से आपकी जो शिफ्ट है वो राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। इसके शिफ्ट होने से मान लीजिए यहाँ पे कोई वेट लटका हुआ था, ये वेट थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो जो नेट आपका जो वेट है वो जो ऊपर उठा है उसको उसके ऊपर वर्क कर लिया गया। सो दैट इज योर थर्मोडायनेमिक वर्क। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वर्क। और डब्ल्यू जो होगा वो एफ dx, जो कि dx डिस्टेंस वहां पे ट्रेवल किया, और एफ क्या है, जो एफ फोर्स लगी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फोर्स जो होगा प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू एरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो मेरे पास में डब्ल्यू इज इक्वल टू PA dx। तो बेसिकली अगर मैं ए dx निकाल, तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और dx क्या, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जो कि स्वेप्ट डिस्टेंस को शो करते हो। ए और dx को आप सिंपली dv लिख सकते हो। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, और dx चेंज हुआ तो कितना वॉल्यूम आपका चेंज, दैट इज द dv। तो w क्या होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। सो इट बिकम योर थर्मोडायनेमिक। तो सिंपली ये फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया। w इज इक्वल टू p इंटू
टीवी। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। तो वर्क को हम यहाँ पे दो तरह से बांट सकते हैं, क्लोज और नॉन फ्लो वर्क और ओपन और फ्लो वर्क। तो क्लोज और नॉन फ्लो वर्क का मतलब मास अगर मेरा कांस्टेंट है तब जो वर्क किया जा रहा है सराउंडिंग के ऊपर सिस्टम द्वारा, सो दैट इज योर क्लोज वर्क। तो ये भी हमारे पास में दो तरह से आपका हो सकता है, वर्क इन्वॉल्विंग क्लोज सिस्टम, जो क्लोज सिस्टम से इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज क्लोज वर्क। और यहाँ पे दो तरह का, अगर बाउंड्री मेरी मूव कर रही है, बाउंड्री डिस्प्लेस हो रही है, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री और डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो दो तरह का हमारे पास में यहाँ पे पहला है हमारे पास में और यहाँ पे दूसरा है हमारे पास। तो पहले हमने बांट दिया ए और बी में, स्मॉल ए और स्मॉल बी में। उसके बाद में ए जो है मेरे पास में क्लोज और नॉन फ्लो वर्क को हमने दो तरह से बांटा है, बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो पीडीवी था बेसिकली वो आपका बाउंड्री वर्क को ही शो कर, यहाँ पे बाउंड्री चेंज। अदर वर्क भी हमारे पास में आ सकते हैं जिसमें बाउंड्री आपकी चेंज नहीं हो रही, दैट इज सॉफ्ट वर्क। सॉफ्ट हमने कोई वॉल्यूम लिया है मेरे पास में, उसके अंदर कोई गैस है पर सराउंडेड है पूरी तरह से, और वहां पे मैंने क्या स्टीयरिंग लगा के उसको मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूं। तो उससे स्टीयरिंग की वजह से जो आपका जो मोशन होगी दैट इज द सॉफ्ट वर्क। स्टीयरिंग वर्क भी इसी में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हमारे पास में आ जाएगा। सरफेस टेंसर वर्क, मैग्नेटिक वर्क और केमिकल वर्क। तो डिफरेंट तरह के वर्क है, उसमें क्या है मास आपका कांस्टेंट है पर जो वाल है वो भी आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब कंट्रोल मास एंड कंट्रोल वॉल्यूम दोनों वर्क हो रहे हैं, दैट इज द अदर वर्क। उनको क्या बोलते हैं, अदर वर्क बोलते हैं। ओपन और फ्लो वर्क में क्या होगा, हमारे पास में वॉल्यूम हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा पर मास कांस्टेंट नहीं हो रहा होगा। जैसे टैप का एग्जांपल लिया तो टैप आपका आ रहा है, यहाँ पे कोई मेरे पास में देखिए यहाँ पे टैप का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मास आ रहा है और मास आपका जा रहा है। तो ये हो सकता है, ये भी आपका दो तरह का है, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब है हमारे पास में क्या है कि स्टडी फ्लो का मतलब जितना मास आ रहा है आपके कंट्रोल वॉल्यूम में उतना ही मास जा भी रहा है। सो दैट इज योर कंट्रोल वॉल्यूम वर्क और दैट इज योर स्टडी फ्लो वर्क, जिसमें आपका मास आने वाला और मास जाने वाला अलग अलग है। कुछ मास अकुमुलेट हो रहा है या फिर कुछ मास आपका डिक्रीज हो रहा है एज ए सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड योर अनस्टडी फ्लो एनर्जी। तो इसके लिए हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ते हैं और इसकी एनालिसिस के लिए हम अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लोज सिस्टम एनालिसिस के ऊपर। तो क्लोज सिस्टम एनालिसिस को हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं बाउंड्री और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिफरेंट प्रोसेस हमने देखे, हमने बेसिकली हमने 5 प्रोसेस देखे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इन पांचों प्रोसेस के ऊपर वन बाय वन में बाउंड्री वर्क लगा के देखता हूँ कि बाउंड्री वर्क में क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एजम्पशन, थर्मोडायनेमिक्स में एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजम्पशन माना जरूरी है बिकॉज पूरी थर्मोडायनेमिक्स जो हम स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी हम स्टडी करते हैं, जितने भी रियल अप्लाई करते हैं, वो थोड़ा सा वेरिएशन शो करते हैं। तो उनका वेरिएशन कम से कम हो, जो रिजल्ट आपको रियल में मिल रहे हैं उसके अप्रोक्स ही आपको थ्योरेटिकल रिजल्ट भी रहे, तो उनको कम से कम करने के लिए आप कुछ अजम्पशंस मानने हमें पड़ते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं कुछ लिमिटेशंस की वजह से, बिकॉज वो लिमिटेशन क्या है, दैट इज योर इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी ही कारण है जिसकी वजह से आप ये एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो एक्चुअल में जो भी आपके प्रोसेस हो रहे हो, थ्योरेटिकली जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, उनको वेरिएशन कम से कम हो, वैल्यूज जो है लगभग आपके सेम आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एजम्पशन मानते हैं। पहले एजम्पशन हम ये मान रहे हैं आपका सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम, मतलब मास आपका ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि हमें जो स्टडी करनी है वो क्लोज सिस्टम के ऊपर एनालिसिस करना। सेकंड, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, हालांकि रियल में पॉसिबल नहीं है पर ऐसा मैं मान रहा हूं कि प्रोसेस जो हमने किया, कोई सा प्रोसेस हमने जो किया वो क्वेसी स्टैटिक, वो धीरे धीरे किया है, मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह से हम मान रहे हैं। और थर्ड में मानो प्रेशर इज कांस्टेंट। तो पहला मैं प्रोसेस में बात करता हूं जब आपका प्रेशर कांस्टेंट, दैट इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब मेरे पास में प्रोसेस अगर आइसोबैरिक है तो प्रेशर आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो केवल आप मान सकते हैं प्रेशर थोड़ा सा चेंज हुआ है वॉल्यूम में, पर उस समय पर प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्रेशर आप कांस्टेंट मान सकते हो, तो प्रेशर को आपके इंटीग्रल से बाहर ले सकते हो। ये तब माना क्योंकि हमने प्रेशर को हमने कांस्टेंट माना, तो हमारे पास में वही पीडीवी फार्मूला हमारे पास में रहे। तो प्रोसेस जो वर्क होगा दैट इज मैकेनिकल वर्क, किसके लिए होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होता है, पी दैट इज V2 माइनस V1। तो 1 से 2 तक आपका प्रोसेस 1 से 2 तक जाए तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट दैट इज बिकम P V2 माइनस, तो W विल बी प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम चेंज दैट इज V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक समझ लीजिएगा, जैसे वॉल्यूम आपका चेंज हो तो यहाँ पे पीवी डायग्राम जो मैंने 2 प्रॉपर्टी रूल आपको बताया था, 2 प्रॉपर्टी रूल आपको 2D डायग्राम के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीवी डायग्राम आप देख रहे होंगे, पीवी 1 से आपका 2 गया है, 1 से आपका 2 गया है, 1 के ऊपर जो वॉल्यूम था वो 2 के ऊपर वॉल्यूम फिर बढ़ गया है। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं तो ज्यादा वॉल्यूम में से कम मुझे घटाना होगा, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आपका एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ गया है, वॉल्यूम हमारा बढ़ गया है। तो जब भी आपका एक्सपेंशन होगा, किसी भी प्रोसेस से आपका हुआ हो, प्रोसेस आपका अलग अलग हो सकता है पर वॉल्यूम आपका बढ़ गया है, उस केस में हमारे पास में जो वर्क आता है दैट इज बाउंड्री वर्क, वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा पॉजिटिव आता है। मतलब ये सिस्टम वर्क करता है सराउंडिंग के ऊपर, जहां कहीं भी एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम आपका वर्क करता है सराउंडिंग। ये लास्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ होगा, जब आप आईसी इंजन पढ़ा होगा आपने, तो आईसी इंजन में एक्सपेंशन जो स्ट्रोक होता है आईसी इंजन में, तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में
आपको वर्क मिलता है, तो दैट इज वर्क आपको मिलता है, दैट इज V2 माइनस V1। तो P V2 माइनस V1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर क्लोज सिस्टम एनालिसिस में बात तो करेक्टरिस्टिक बाउंड्री वर्क की क्या करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है, ये इट इज ए पाथ फंक्शन। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वर्क और हीट क्या है, वो पाथ फंक्शन है। सो ये चीजें पाथ फंक्शन, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करे कौन सा प्रोसेस आप कर रहे हो। जैसे मैं भी बात करता हूँ वर्क निकालना है, तो डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट वर्क का फॉर्मुला मेरे पास में आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि पाथ फंक्शन में देखा था ये इनएग्जैक्ट थे, सो इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इनको आप सिंपली डेल लिखते हैं, तो डेल डब्ल्यू हमें यूज करना है, ना कि डी डब्ल्यू। डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने इसको किया, मतलब ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हमने शो किया है। इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, सिस्टम के ऊपर ऐसा कोई डिपेंड नहीं कर रही है, बस हमें क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड, जैसा पाथ होगा उसी हिसाब से आपकी वैल्यू आती है वर्क की फॉर्म। इट इज ए बाउंड्री फिनोमेना, ये केवल बाउंड्री पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई सिस्टम को रोक दिया उस समय आप इसको चेक करो तब आपको नजर नहीं आएगा, जब प्रोसेसिंग आपकी हो रही होगी तभी आप वर्क देख सकते हो। इट इज ए ट्रांजिट फिनोमेना, किसी स्टैंड के ऊपर ही आप डिफाइन कर सकते हो जो कि आपका एनर्जी ट्रांसफर आपका होगा। अब बात करते हैं अलग अलग के ऊपर हम अप्लाई करके, तो पहले हम लेते हैं बाउंड्री वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस, तो अलग अलग प्रोसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। 3 अजम्पशन जो है उसी को हम ले लेते हैं। तो पहला अजम्पशन हमारे पास में क्लोज सिस्टम, दूसरा कोशिश स्टडी। अब थर्ड जो है हम चेंज करते रहेंगे। तो पहले 2 हमारे पास में सभी के लिए, सभी प्रोसेस के लिए सेम रहने, दैट इज हमारे पास में क्लोज सिस्टम है, मास कांस्टेंट है बिकॉज वी आर स्टडीइंग द क्लोज सिस्टम। और सेकंड हमारे पास में क्या है, दैट इज कोशिश स्टडी। तो प्रोसेस हमारे पास बहुत धीरे हमने किया है, तो इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। थर्ड हम पहले हम ले रहे हैं आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस में लिया तो वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला जो हमारे पास में है W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी, तो डीवी का मतलब वॉल्यूम आपका चेंज होना चाहिए, तो वॉल्यूम चेंज आपका नहीं हो, इसका मतलब डीवी आपका 0 हो जाएगा। तो डीवी इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो वर्क भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब बाउंड्री वर्क आपका क्या है, 0 है। अगर आपकी बाउंड्री मूव ही नहीं कर रही तो वॉल्यूम आपका चेंज ही नहीं हो रहा, शेप भले से चेंज आपकी हो जाए पर वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, सो इट इज अ 0। तो वहां पे वर्क जो होगा आपका 0 ही रहने वाला है। अगर आगे बात करते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, जिसके हमने पीछे डेरिवेशन ही किया था। तो प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर P1 और P2 क्या है, सेम है। प्रोसेस 1 से 2 जब जाएंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, दैट इज V2 माइनस V1। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं वर्क जो आपका होगा PV2 माइनस V1 आपका होगा। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो एरिया अंडर द कर्व, इसका जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व, ये आपका V2 माइनस V1 इनटू हाइट, दैट इज P1। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, बेसिकली ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका वर्क हुई, तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बन रहा है, जिसकी जो हाइट है वो आपकी प्रेशर को शो कर रही है, और जो इसके जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो V2 माइनस V1 को शो कर रही है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या शो करेगा, वर्क को ही शो करेगा बेसिकली। तो P V2 माइनस V1 का जो आपका मल्टीप्लाई है वो आपका एरिया को शो करता है। तो एरिया अंडर द कर्व और PV डायग्राम, ध्यान रखिए डायग्राम कौन सा है, इट इज ए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए प्रोसेस इन PV डायग्राम गिव्स द बाउंड्री वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री वर्क को हमें प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज ए बाउंड्री वर्क PV2 माइनस V1। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस। अब प्रोसेस हमारे पास में कैसा है, दैट इज ए आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, एक हमारे पास में एक assumption और मैं मान लेता हूँ, मेरे पास में जो वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम है या वो जो मेरे पास में मास है, वो आपका क्या है, वो आइडल गैस है। कैसी है वो, आइडल गैस की कंडीशन में शो कर रहा हूँ। मतलब जो गैस आपने ली है, जिसके ऊपर जो मास आपने लिया हुआ है, जो सिस्टम आपने लिया हुआ है, वो आपने एक कंसिडर और मान लिया, दैट इज आइडल गैस। तो अगर आइडल गैस है तो PV इज इक्वल टू NRT। तो PV इज इक्वल टू NRT, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपका होता है। अगर मैं यहाँ पे R को कन्वर्ट कर देता हूँ, जो कि आपका मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हो मास को, तो मैं ये बन जाएगा M। तो जो कि M क्या होगा, मास हो जाएगा, और R डैश जो है ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलिकुलर वेट। और जो M है वो तो मैंने यहाँ ही रखा, बाकी जो M कैपिटल M है दैट इज मोलिकुलर वेट, उसको मैंने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और M को मैंने चेंज कर दिया है किसमें, R डैश में। तो मेरे पास में R डैश क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में मैंने M से डिवाइड किया है, जो कि कैपिटल M है, मोलिकुलर वेट से मैंने डिवाइड किया। तो मोलिकुलर वेट अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा बेसिकली, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज आपकी हो जाती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है 8.14, पर बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करती है आपका वैल्यू क्या है, आपकी जो गैस क्या है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे डेरिवेशन की, तो PV इज इक्वल टू NRT से हमने यूज करेंगे, या फिर P इज इक्वल टू MRT यहाँ पे यूज कर देंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि हमारे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट, R डैश इज आल्सो कौन सा, M इज कांस्टेंट। M क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने माना ये आपका क्लोज सिस्टम है। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से P निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू C अपॉन V। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं C अपॉन V dV। तो प्रेशर को मैंने चेंज करके लिख दिया C अपॉन V। C क्या है, एक ऑलरेडी एक कांस्टेंट है,
जो कि बेसिकली एमआरटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में ln v बनता है 1 से लेके 2 तक। यहाँ पे शोल्ड करने के बाद ln v2 माइनस ln v1 और सिंपली c ln v2 अपॉन v1, और c बेसिकली क्या था p1 v1, तो आई कैन राइट हियर p1 v1 ln v2 अपॉन v1। अच्छा, आप ये लिख सकते हैं प्रेशर की फॉर्म में भी p2 v2 भी लिख सकते हैं, p1 v1 दोनों बराबर ही हैं बेसिकली p2 v2 के भी, और v2 अपॉन v1 को आप लिख सकते हैं p1 अपॉन p2। तो हमारे पास में बेसिकली 4 फॉर्मूले बन गए हैं, दैट इज p1 v1 ln v2 अपॉन v1, p1 v1 ln p1 अपॉन p2, p2 v2 ln v2 अपॉन v1, p2 v2 ln p1 अपॉन p2। तो हमारे बेसिकली 4 फॉर्मूले जिनको आप यूज करते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए अगर आपको बाउंड्री वर्क कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हमारे पास में जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम ये मान रहे हैं क्लोज सिस्टम कोएसिस्टेटिक प्रोसेस एंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक नो हीट ट्रांसफर, तो Q इज इक्वल टू डेल Q इज इक्वल टू 0। एक असम्पशन और मानो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो हमने मान लिया, और आइडियल गैस हमने मान लिया। तो हमारे पास में जो कंडीशन आती है PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स आपका होता है। गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है जो जिसकी वैल्यू Cp अपॉन Cv होती है, जो कि आपका स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम उन दोनों का रेशो आपका होता है गामा, जिसको आप एडियाबैटिक इंडेक्स हम बोलते हैं। तो मेरे पास में जो रिलेशन आता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मेरे पास में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा तो यहाँ पे PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे लूंगा। तो मैं बेसिकली एक तरह का आपको करके दिखाऊंगा डेरिवेशन, तो दूसरे के लिए आप सेम उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं, गामा की जगह n लेना या फिर n की जगह आप गामा ले सकते हैं। तो मेरे पास में जो सोल्व करके आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। PV इज इक्वल टू n इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू पावर n। तो दोनों में क्या किया मैंने, पावर में n हमारे पास में रहेगा, बस मैंने चेंजेस किया है सफिक्स, जो आपके सफिक्स थे P1 V1 को मैंने P2 V2 से कर दिया, पर दोनों हमारे पास में क्या होगा, इक्वल ही होंगे, बिकॉज PV टू द n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ C अपॉन V की पावर n, C अपॉन V टू द पावर n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ W के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास में इंटीग्रेशन करना है, V की पावर माइनस n आ जाएगा, क्योंकि जब ये आपके जो हाफ से ऊपर आएगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा तो वॉल्यूम की पावर माइनस n आपकी हो जाएगी। C जो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर लिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास है PV की पावर n यहाँ पे है ही है। इंटीग्रेशन में करता हूं तो इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू मिलती है दैट इज V की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, नीचे भी डिवाइड में भी कर दूंगा। तो मेरे पास सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन में लगाया है, जो आपका सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है x की पावर n वाला, वहां पे हमने यूज किया, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये फॉर्मूला में अप्लाई किया है। सोल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई। अच्छा, C की वैल्यू जो है, C की वैल्यू मेरे पास में PV की पावर n है, जो कि मेरे पास क्या हो सकती है, P1 V1 की पावर n भी हो सकती है, या फिर आपका P2 V2 की पावर n भी हो सकती है। तो दोनों मैंने अप्लाई कर दिया। जब मेरे पास में वॉल्यूम V2 था तो मैंने P2 V2 वाली ले ली टर्म, और जब मेरे पास V1 था तो मैंने P1 V1 वाली टर्म ले ली। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट करके मेरे पास सोल्व करके बाद जो वैल्यू आई है दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। तो सिंपली मेरे पास में डेरिवेशन जो है वो यह है, जो कि आपका पॉलीट्रोपिक के लिए। अच्छा, अगर मुझे इसे एडियाबैटिक में बनाना है तो एडियाबैटिक में सिंपली n की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, मैं वापस आता हूँ पिछली स्लाइड में, n की जगह रिप्लेस कर देंगे गामा से। सेम डेरिवेशन आप कर सकते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू होगी P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 वैल्यू मेरे पास में आ गई है। अच्छा, इसको पॉलीट्रोपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसेस की तरह हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास में अगर n है तो n का मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। अगर n की वैल्यू में 1 ले लूं, n की वैल्यू 1 ले तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इट बिकम ए आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि अब हमने पीछे बात की थी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। n की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, n की वैल्यू 0 का मतलब V बराबर मेरे पास ये वाली टर्म जो है मेरे पास में 1 हो जाए, तो प्रेशर कांस्टेंट आएगा सिंपली, तो प्रेशर इज बिकम ए आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर n की वैल्यू मेरे पास में 0 है दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर n की वैल्यू में इनफाइनाइट ले लूं, n की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब जो भी चेंज आपका हो रहा है या जो भी आपका कांस्टेंट है वो केवल V के लिए, प्रेशर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सो इट बिकम ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, अगर n की वैल्यू हमारे पास में इनफाइनाइट है। उसी तरह अगर n की वैल्यू मैं गामा ले लूं, जो कि आपका एडियाबैटिक इंडेक्स है गामा की वैल्यू, तो इट बिकम ए एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस आप इस तरह से लेते हो। तो n की वैल्यू डिफरेंट आपकी किस कंडीशन में क्या होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम के ऊपर मैंने भी आपको बताया कि पीवी डायग्राम के ऊपर जो आपका एरिया अंडर द कर्व है, ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, इट गिव्स योर वर्क, वो हमें क्या देता है, वर्क देता है। अच्छा, मैं बात करूं मेरे पास में जो कंडीशन दी है पीवी इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि n की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू को हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करता हूँ। तो पहले p का करता हूँ तो dp आ जाएगा, वॉल्यूम मेरा ऐसे कैसे रहेगा, फिर मैं वॉल्यूम ऐसे कैसे रखता हूँ, प्रेशर ऐसे रखता हूँ, वॉल्यूम का करता हूँ डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास में ये वैल्यू हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस मेरा 0 आ गया।
सोल्व करने के बाद मेरे पास जो फाइनल वैल्यू मिलती है जैसे दैट इज द वैल्यू dp अपॉन dv। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि dy अपॉन dx की तरह मुझे निकालना है, dy अपॉन dx। यहाँ पे dy अपॉन dx के लिए जो होता है दैट इज द स्लोप। यहाँ पे ये जो नीचे आप देख सकते हैं दैट शोज द स्लोप। स्लोप कितना होगा, एक तो फॉर्मूले मेरे पास क्या आ रहा है, डेल पी अपॉन डेल वी क्या हो रहा है, माइनस एन अपॉन पी वी आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस एन पी अपॉन वी। इसका मतलब निगेटिव शो कर रहा है, एंगल जो आपको होगा निगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ को मैंने बनाया, नीचे की तरफ को यहाँ पे बनाया है। तो हॉरिजॉन्टली अगर आपका है, इसका ग्राफ से पता है प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्टिकल है दैट इज वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। इन बिटवीन जो है ये आपके कर्व आपके शो होंगे। अच्छा एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा इट बिकम आइसोथर्मल। एन की वैल्यू गामा रख दूंगा, गामा की जनरली जो वैल्यू होती है, गामा की जो जनरली वैल्यू होती है वो 1.4 होती है। जहाँ पे आप लिखा हुआ है गामा की जो वैल्यू 1.4 से कम और 1 से आपकी ज्यादा हो सकती है, तो मैक्सिमम आपकी 1.4 हम लेते हैं। तो गामा की वैल्यू जो है वो आपकी 1.4 है, तो आपकी मैक्सिमम। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो आपका कर्व है, ग्रीन कलर का जो आपका कर्व है जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है पर किसमें, निगेटिव में, सो दैट इज योर एन इज इक्वल टू गामा। वो एडियाबैटिक को शो करता है। और जो सबसे कम है जो कि आपका ब्लू कलर से शो हुआ है, निगेटिव में ही है, निगेटिव ही लेना है, दैट इज एन इज इक्वल टू 1। वो क्या शो कर रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रहा है। और इन बिटवीन जो आपकी व्हाइट कलर का शो कर रहा है वो आपको एन की वैल्यू शो कर रही है, जिसकी वैल्यू आपकी 1 से लेके 1.4 या गामा तक आपकी हो सकती है। तो इन बिटवीन किसी भी कोई रियल कंडीशन है, दे रखा है आपको एन की वैल्यू 1.3, तो उसके लिए कर्व जो आपको नहीं है व्हाइट कलर का आपका ये बन जाएगा, जो कि आपका एन इज इक्वल टू गामा के करीब आपका रहने वाला है। तो इसलिए आपका डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर जितने डिफरेंट ग्राफ आपके कैसे बनते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में रखना, आपको जो है निगेटिव में ही आपको रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम हमारे पास में नेक्स्ट जो है बेसिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम के डिफरेंट प्रोसेस में आपको यहाँ पे बना के दिखाई दिए हैं, दोबारा से आप देख लिए। तो पहले आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एन की वैल्यू क्या है, इनफिनिट। तो आपको एक वर्टिकल लाइंस होगी, एंड जो वर्टिकल लाइन है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस को शो कर रही है। अब यहाँ पे मैं 3 लाइनें खींची हुई हैं, 3 लाइन देख रहे होंगे। जो मैक्सिमम सबसे नीचे लाइन है निगेटिव में ही है, ये सब निगेटिव में है। सबसे नीचे वाली लाइन है वो एडियाबैटिक। सबसे पहली जो लाइन है निगेटिव में जो कर्व है दैट इज आइसोथर्मल, इनके जो बीच में दैट इज पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या निकला हमारे पास में। तो हमने पीवी डायग्राम जो पढ़ा उससे क्या रिजल्ट हमारे सामने आया, फॉर एनी वर्क प्रोड्यूस बाय सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। जो भी वर्क सिस्टम करता है सराउंडिंग पे वो आपको पॉजिटिव मानना है। पहली बात तो ये, जो भी वर्क सिस्टम करेगा, कौन करेगा, सिस्टम करेगा सराउंडिंग पर, वो आपको पॉजिटिव मानना है। इसका मतलब अगर सराउंडिंग करने लगा सिस्टम पे तो उसे निगेटिव कंसिडर करना है। कोई अगर कहा जाए क्वेश्चन में, कहा जाए आगे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, तो वो आपका निगेटिव वे में आपको शो होगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो आपके वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वन शॉट वीडियो में आपके बेसिकली 6 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें 5 आपके डिफरेंट आपकी रहने वाली यूनिट्स के बेसिस पे, और एक जो आपकी 6 नंबर की आपकी जो आएगी वो आपकी शो होगी जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम कंसिडर करेंगे। तो फॉर एनी वर्क इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड नेगेटिव। एनी लेफ्ट टू राइट प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम इज कंसिडर्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम। जो भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, जो भी प्रोसेस लेफ्ट से राइट की तरफ को जाएगा, जैसे 1 से लेके 2 लेफ्ट से राइट गए तो वॉल्यूम आपका बढ़ा है, तो V2 माइनस V1 या फिर वॉल्यूम चेंज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया है। जो भी आपका प्रोसेस होगा पीवी डायग्राम के ऊपर राइट से लेफ्ट, जैसे यहाँ पे 3 से 4 आप देख रहे हैं, 3 से 4 में, तो वहां पे क्या होगा, वर्क आपका जो होगा इनिशियली आपका ज्यादा होगा, बाद में आपका कम हो जाएगा। तो V2 माइनस V1 जो आएगा वो निगेटिव शो होगा, तो आपका वर्क जो होगा वो सराउंडिंग करेगा सिस्टम के ऊपर। इस तरह से किसी साइकिल को आप देख सकते हो। कोई साइकिल अगर आपकी क्लॉकवाइज है, कोई साइकिल हमारे पास में क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप समझ ले। यहाँ पे आपका लगा हुआ है 1 2 3 4, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1। इसमें अगर आप देखें तो 2 से 3 और 3 से 4 ये जो वर्क है एरिया अंडर द कर्व ज्यादा वैल्यू आएगी, और 1 से 2 अगर जो है वो आपका निगेटिव वैल्यू शो होगी, पर वो आपकी कम रहने वाली है। तो 2 से 3 और 3 से 4 जो कर्व है वो आपको ज्यादा वर्क देगा। ओवरऑल देखें तो उसमें नीचे से घटा दे, मैं 1 से 2 वाला घटा देता हूं, तो एरिया जो बनता है वो केवल एनक्लोज बनता है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय ए सर्कल, एरिया एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज कर्व, तो इट गिव द वर्क प्रोड्यूस बाय द साइकिल। तो साइकिल में कितना वर्क इंटरेक्शन हो वो ये शो करे। अच्छा ये अगर साइकिल आपकी क्लॉकवाइज होगी तो इट बिकम ए पॉजिटिव वर्क, जैसे कि हमारे पास में वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल इसको बोलते हैं। तो जो भी साइकिल आपकी क्लॉकवाइज है, डायग्राम पीवी डायग्राम देखिएगा बेसिकली, अगर क्लॉकवाइज हमारे पास में देखने नजर आ रही है, अच्छा किसी भी डायग्राम के ऊपर अगर देखिए क्लॉकवाइज अगर आपको नजर आ रही है, सो इट बिकम ए वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है, इफ इट इज ए एंटी क्लॉकवाइज शो हो रही है, सो इट इज ए वर्क कंज्यूमिंग, उसमें हमें वर्क देना पड़ेगा, सराउंडिंग वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर। जैसे हमारे पास में पावर प्लांट है या आईसी इंजन की जितनी भी साइकिल्स है हमारे पास में, जिसमें वो सब हमारे पास में क्लॉकवाइज बनती हैं। सो दीज आर द वर्क प्रोड्यूसिंग। और जो रेफ्रिजरेशन की साइकिल होती हैं, एयर कंडीशनिंग की साइकिल होती हैं, वो सब एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। इसका मतलब उनमें क्या होगा, आपका वर्क कंज्यूम किया जाएगा।
आगे अगर बात करता हूँ आइडल गैस की, तो आइडल गैस होती क्या है, पीछे हमने अजम्पशन भी माना था पर वहां पे मैंने डिस्कस ज्यादा नहीं किया, बस फॉर्मूला यूज किया था P इज इक्वल टू nRT। तो आइडल गैस किसे आप आइडल गैस मान सकते हो, रियल में कोई भी आपके आइडल गैस अवेलेबल नहीं है, बट कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे आप आइडल गैस मान सकते हो। अच्छा, आइडल गैस की कंसिडरेशन क्या है, अजम्पशन पहला ये हमारे पास में है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन ए गैस आर नेग्लिजिबल। इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्सेस हैं वो आपकी नेग्लिजिबल होनी चाहिए, मतलब कि जब मोशन आपकी हो रही है, जो मॉलिक्यूल्स आपके मोशन कर रहे हैं, तो उनके बीच में लॉस ऑफ एनर्जी ना हो, वहां पे जो मोशन है वो आपकी होनी चाहिए, पूरी तरह से प्योरली होनी चाहिए, और उनके बीच में जो बॉन्ड के रूप में या फिर किसी भी तरह की आपकी जो मोशन फोर्स लग रही है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स आपकी जीरो होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द गैस कंटेनर्स वॉल्यूम शुड बी वेरी स्मॉल। मतलब कि माने जैसे मेरे कमरा है, तो कमरे के अंदर जो आपकी एयर है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डायमीटर है या उनका जो साइज है मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ही कम होना चाहिए रूम के रेस्पेक्ट में। तो जिस कंटेनर में आपको वो गैस को कंसीडर कर रहे हैं, उन गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द कंटेनर के साइज के हिसाब से। तो ये अगर अजम्पशंस में अप्लाई करता हूं तो मैं किसी भी गैस को आइडल गैस कंसीडर कर सकता हूं। तो अगर मैं बात करूं फेवरेबल कंडीशन, तो क्या कंडीशन अगर आप होगी कि किसी गैस को आप आइडल गैस की तरह कंसीडर करवा सकते हैं, तो क्या कंडीशन नंबर एक हमारे पास में लो प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को कम कर देता हूं, तो प्रेशर कम होने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है वही आपकी कम कर दी मैंने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी, इसका मतलब कंटेनर के रिस्पेक्ट में जो आपका वॉल्यूम आएगा या आपका जो साइज रहने वाला है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ही कम कंसिडर होगा। दैट इज ए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पहली वाली जो सेकंड वाली कंडीशन वो हमसे कंप्लीट हो जाएगी अगर लो प्रेशर हम करते हैं। दूसरा हमारे पास में हाई टेम्परेचर, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा क्या, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगी है उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल रहने वाला है, मतलब मोशन जो है बहुत तेजी से आपकी हो रही है, तो बीच में मौका ही नहीं मिल रहा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं, कुछ बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उनको इंटरेक्शन का समय मैं आपको दे नहीं रहा, मैं इतनी तेजी से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी ज्यादा हीट अप मैंने किया हुआ है कि आपको आपस में इंटरेक्शन, आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज योर हाई टेम्परेचर। सो अगर लो प्रेशर पे होगा और हाई टेम्परेचर पे होगा तब आपका जो कंडीशन दैट इज आइडल गैस। जैसे आप मान लो एक ही बच्चा पढ़ा तो इंटरेक्शन किससे करेगा, या दो बच्चे पढ़े वो दूर दूर बैठा रखे तो भी इंटरेक्शन कैसे होगा, या फिर मैंने यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है, या फिर मैंने आपको क्या है कंसिडर किया हुआ है, मैं आपको फोकस कर रहा हूँ ताकि आपके टॉपिक पे ही फोकस करें, तो वो होंगी मेरे पास में फेवरेबल कंडीशन। गैस के केस में हमारे पास में लो प्रेशर हाई टेम्परेचर शो द फेवरेबल कंडीशंस। तो सिंपली जो एयर है मेरे पास में, नोबल गैसेज हैं, H2 है, N2 है, O2 है, तो ये सब क्या है मेरे पास में आइडल गैस, इन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं। पर ध्यान रखें स्टीम को, जो कि स्टीम है आपकी, स्टीम को कभी भी आप आइडल गैस कंसिडर नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन अभी हमने देखा था, P इज इक्वल टू CT है जो कि हमारे पास में कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो कंडीशन मेरे पास में आती है, तो दैट इज PV इज इक्वल टू T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली तीन नियम है। आइडल गैस जो है, आइडल गैस इक्वेशन जो है वो बेसिकली तीन नियमों को मिला के बनी हुई है। पहले नियम है हमारे पास है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ आपको BCG याद रखना है, BCG, और क्रम क्या रखना है, टेम्परेचर से प्रेशर तक, PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, रफ में आप लिख लेंगे, याद करना हो जब आपको BCG, जैसे आपका BCG का टीका लगता है तो BCG उससे आप याद रख लेंगे। पहले B का मतलब बॉयल लॉ, तो बॉयल लॉ के लिए आपको कांस्टेंट क्या रखेंगे, T। तो जहां से शुरू आप करेंगे, तीन टर्म है मेरे पास, प्रेशर और आपका दैट इज वॉल्यूम और नीचे टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल इज ए बायस लॉ, तो वो बायस लॉ के ऊपर काम करेगा। उसके केस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये भी कम हो जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज ए बायस लॉ। अगर मैं बात करता हूँ चार्ल्स लॉ की, तो B के बाद में आता है मेरे पास P, तो मैं P को और कांस्टेंट रख दूं, दैट इज ए चार्ल्स लॉ। ये आइसोबैरिक प्रोसेस को शो कर रहा है, और V अपॉन T, ये प्रेशर छुप जाएगा मेरा, V अपॉन T रहेगा, तो V अपॉन T जो होगा दैट इज कांस्टेंट, और ये बिकम ए चार्ल्स लॉ। अगर मैं बात करता हूँ G का मतलब गैलुसैक लॉ, तो गैलुसैक लॉ जो आपको शो होगा वो क्या होगा, जब वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट बिकम ए चार्ल्स लॉ। इन तीनों को अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ एक साथ, तो मेरे पास में इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू CT, PV इज इक्वल टू CT मेरे पास में इक्वेशन आती है। अब C को मैं चेंज कर सकता हूँ, तो NRT में लिख दिया। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो आपके क्या होगा, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मास अपॉन मोलिकुलर वेट को मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर किया। तो U क्या, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन आपकी होती है। अगर यहाँ पे आप देखिए R डैश, जो कि मैंने R डैश यूनिवर्सल को यूज किया है, तो R डैश अपॉन M को, जो कि मोलिकुलर वेट से डिवाइड है, उसको अगर चेंज किया तो मैंने सिंपली R से, सिंपली विदाउट डैश मैंने यूज किया, दैट इज R। R इज कंसिडर एज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हम कंसिडर करते हैं। आगे बात करते हैं, और R की जो आपकी वैल्यू है एयर के लिए हमारे पास में
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू डिवाइड हम करते हैं मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट एयर का होता है 29, ऑक्सीजन का होता है 32, उनसे डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। 0.287 आ जाएगा हमारे पास में एयर के लिए और 0.26 हमारे पास आता है ऑक्सीजन के लिए। आगे बात करते हैं तो हमारे पास में आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज अगर आपका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PV/T = C कांस्टेंट गैरोस्टैक बन जाएगा। आइसोबैरिक की बात करें तो प्रेशर हमारे पास में कांस्टेंट मिल जाएगा जो कि आपका चार्ल्स लॉ बन जाएगा P1/T1 V2/T2। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि हमारे पास स्टार्टिंग का क्योंकि बॉयल्स लॉ है तो P1V1 = P2V2, ये हमने काफी ज्यादा यूज किया था। तो डिफरेंट आइडियल कंडीशन हमारे पास में हो सकती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, आप डिफरेंट प्रोसेस के लिए आप अप्लाई इस पे ऊपर कर सकते हो। तो डिफरेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई अगर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो इसी तरह से आते हैं। PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बन जाएगा और डिफरेंट प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपस में कंपेरिजन इसमें भी कर सकते हैं। तो P1V1/T1 बराबर nRT। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है जो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे तो P1V1 मतलब आपको अगर चेंजेस अगर आपको देखना है ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, ये फॉर्मूले कहाँ हमें यूज करने हैं। अगर आपका स्टेट 1 से 2 पे चेंज हो रहा है, आपको पता है आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है हमारे पास में। तो आइसोबैरिक प्रोसेस तो V1/T1 बराबर V2/T2, तो यहाँ पे 4 पैरामीटर हमारे पास, 4 प्रॉपर्टी हमारे पास में हो गई। उन 4 पैरामीटर्स में से कोई से 3 प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो फोर्थ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते, उसी तरह को आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप आइसोट्रोपिक को अगर बात करें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करें तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे P1V1 की गामा इक्वल टू P2V2 की गामा यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको निकालना हो प्रेशर अपॉन P1/P2 तो वो आप सिंपली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गामा -1 अपॉन गामा, और ये क्या देगा आपको T1/T2 देगा, T1/T2 देगा। अगर आपको मान निकालना हो वॉल्यूम तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं P1/P2 = V2/V1 टू द पावर गामा। तो अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया है तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन देखना तो यहाँ पे आप इसको यूज करते हैं, और अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम को देखना है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को देखना है तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में प्रेशर वॉल्यूम है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं एडियाबैटिक के लिए, ये सारे किसके हैं, एडियाबैटिक के लिए। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम के लिए, टेम्परेचर प्रेशर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लेना, जो बॉक्स में बंद है उनको आप नोट कर लें। आगे बात करते हैं अब हीट के ऊपर। तो हीट बेसिकली होता क्या है, तो हीट का मतलब आपका है कि जो आपकी रेडिएशन एनर्जी है, जो आपकी रेडिएशन एनर्जी है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो चेंज हुई, जैसे कि सन से एनर्जी आ रही है तो दैट एनर्जी विच इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आपका ट्रांसफर होती है। सो दीज आर कॉल्ड द दिस एनर्जी इज कॉल्ड द हीट। तो हीट भी एक जैसे वर्क तो हमने देखा था ट्रांजिट होता था, उसी तरह से हीट भी आपको एक ट्रांजिट एनर्जी ही शो करता है, मतलब जब आपका ट्रांसफर हो रही है तभी आपको हीट नजर आएगी। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि किसी बॉडी है उसका सिस्टम है तो उसके अंदर इतनी हीट है, ऐसा नहीं कह सकते, एनर्जी कह सकते हो बट हीट की फॉर्म में नहीं। हीट जब आपकी ट्रांसफर हुई दैट इज कंसिडर एज एनर्जी इन ट्रांजिट। तो इट इज ए नेट radiation energy flowing high temperature body to the low temperature body naturally. Experimentally heat is considered as proportional to the product of mass and temperature. तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास में मास और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। तो क्यू लिख सकते हैं Q = mc/dt, जहाँ पे C क्या है दैट इज स्पेसिफिक हीट, इसको C को क्या बोला है स्पेसिफिक। मैंने पीछे आपको गामा बताया था कि गामा जो है जो कि एडियाबैटिक इंडेक्स था वो C/CV था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उनका रेशो था। तो बेसिकली C जो है वो आपका स्पेसिफिक हीट को शो कर रहा है, मतलब कि 1 किलोग्राम है मेरे पास में, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना या घटाना है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है, तो कितनी हीट आप उससे लेंगे या देंगे, जो कितना भी आपका हीट का ट्रांसफर होगा, कितनी एनर्जी का आपका ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड है स्पेसिफिक हीट। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट हम बोलते हैं। इसी टर्म एक टर्म मेरे पास में आ रही है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट हमारे पास में बेसिकली जो होती है, लेटेंट हीट शो करता है जब आपका फेज चेंज, तो फेज चेंज के समय पे जैसे मैं सॉलिड से लिक्विड बन रहा हूँ तो कितनी हीट मुझे देनी पड़ेगी, अब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो कितनी हीट मुझे निकालनी होगी ताकि आपका जो सिस्टम है वो फेज चेंज में आ जाए, और कितनी हीट आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़े। तो हीट जो होगी एट द टाइम इज कंसिडर एज लेटेंट हीट, उसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में 2 तरह की स्पेसिफिक हीट 2 तरह की होती है, CP और CV। अगर मेरे पास में प्रेशर कांस्टेंट है उस कंडीशन में जो आपकी हीट मिल रही है, हीट देनी पड़ रही है 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम मास का, सो इट इज कंसिडर एज CP, उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर। अगर मेरे पास में वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने रखा है, अब मैं हीट दे रहा हूँ तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम मास का, सो इट बिकम ए, जितनी हीट की आवश्यकता हो इट बिकम ए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जाहिर सी बात है अगर वॉल्यूम हमारे पास में क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में आपका मूव हो सकती है बाउंड्री, तो एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा।
एक्स्ट्रा बाउंड्री वर्क वहाँ पे हो जाएगा। तो बाउंड्री वर्क होने की वजह से यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपको थोड़ा सा बढ़ी हुई होती है। तो सीपी की वैल्यू जो है, सीपी की वैल्यू जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है सीवी की वैल्यू, क्योंकि कुछ वर्क उसको बाउंड्री वर्क में खर्च करना पड़ता है। तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, उनका जो रेशियो दैट इज गामा, दैट इज एडियाबैटिक इंडेक्स, उसको हम बोलते हैं। गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है और इसकी जो आपकी एयर के लिए 0.287 होती है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू। रिलेशनशिप बेसिकली हमें जो पता है सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आपका आर होता है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं मेयर्स फार्मूला। जब हम यूनिट 4th पढ़ते हैं तो ये मेयर का फार्मूला वहाँ पे हम ड्राइव ही करके देखते हैं। तो वहाँ पे जब थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। तो सीपी माइनस सीवी जो है बेसिकली जो मैं कह रहा था डिफरेंट, सीपी ज्यादा है सीवी से, तो जितना वो डिफरेंस मतलब जितना तो बाउंड्री वर्क में खर्च हुआ है वो कितना हो रहा है, वो आपका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के बराबर ही आपका होता है। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास में दो वैल्यू है, एक मेरे पास में सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू 1.4 और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर जो कि आपका 0.287। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे मैं निकाल सकता हूँ सीवी और सीपी की वैल्यू। तो अगर सीवी की निकालता हूँ एयर के लिए 0.718 और सीपी की वैल्यू 1.005। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में चार वैल्यू जो आपको रिमेंबर रखनी है। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आपको कराए जाते हैं या फिर एग्जाम में आते हैं तो हो सकता है आपको वैल्यू ना दें, तो आपको इन्हें याद रखना है। गामा की वैल्यू 1.4, आर की वैल्यू जो कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है एयर के लिए 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरी। ध्यान रखें किलो जूल है और किलोग्राम है, दोनों किलो किलो में है, किलो जूल पर किलोग्राम है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो वैल्यू हमारे पास 0.287। अगर मैं यहाँ पे केवल 287 लिख दूं, 287 लिख देता हूं तो अब यहाँ पे किलो लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर जूल पर किलोग्राम रहेगा। अगर मैं जूल पर ग्राम लिखूंगा तो फिर ये दोबारा से 0.0287 होगा, क्योंकि नीचे का भी मैंने किलो हटा दिया। तो इस चीज पर ध्यान रखना है, यूनिट आपकी क्या है, तो यूनिट पर जरूर आपको ध्यान कंसिडर करना है। सीपी की वैल्यू और सीवी की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। सीपी की आपकी 1.005 यूनिट हमारे सेम आर की ही रहने वाली है और सीवी की वैल्यू 0.718 ये भी आपकी आर की वैल्यू के बराबर ही यूनिट रहेगी। अब बात करते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इक्वल इंक्रीमेंट इन सीपी एंड सीवी रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ गामा। अच्छा दोनों की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं, ऊपर आप एग्जांपल देख सकते हैं, वहां गामा मेरे पास में क्या है 1.14 है, 8/7 है। दोनों को मैं एक समान क्वांटिटी में ऐड कर दूं तो मेरे पास में तीन ऐड कर दो, 8.3 कर दिया और 7 में भी 3 ऐड कर दो, मेरे पास में 11/10 बन गया, दैट इज 1.10। तो पहले कितनी वैल्यू थी गामा की 1.14 और अब कितनी होगी 1.10। इसका मतलब जैसे जैसे आप क्या करते हो इंक्रीमेंट करते हो, सीपी सीवी दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, दोनों की बढ़ रही है कि नहीं, दोनों की बढ़ी समान क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आपकी गामा की वैल्यू 1 की तरफ जाने लगेगा। तो वैल्यू क्या होगी गामा की 1 की तरफ को जाने, मतलब गामा की वैल्यू 1 का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ आपका होना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं वैल्यू फॉर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट प्रोसेस। तो डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास में प्रोसेस आपके होते हैं, गैसेज हमारे पास में होती हैं, तो बेसिकली हमारे पास में मोनोएटॉमिक गैसेज होंगे जिसमें हमारे पास में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके सिंगल एटम के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। तो ये डिफरेंट तरह की जो आपकी इनर्ट गैसेज आपकी होती हैं वो सिंगल, वो बॉन्ड तो बनाती नहीं, वो अकेली रहती हैं, तो अकेले एटम जो है वो ही आपको मॉलिक्यूल की तरह कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये हमारे जो एटम है दैट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक गैसेज, उनको हम क्या बोलते हैं मोनो एटॉमिक गैसेज हम बोलते हैं। उनके लिए अगर मैं सीपी और सीवी की वैल्यू निकालता हूं तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को याद जो रखना है वो ये याद रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बढ़ाना है 1 किलो का, जो कि आपकी सीपी की वैल्यू होगी, जो कि आपकी किसकी वैल्यू सीपी की वैल्यू होगी 25 से 26, तो वहां पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एक डायरेक्शन के लिए, वो आपको कितना होगा R/2 होगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है R का, उसका हाफ आपको ऐड करना होगा। जितनी ज्यादा आपका क्या होगा, जितनी ज्यादा आपका क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उतना ही ज्यादा आपका इंक्रीमेंट यहाँ पे होगा। जैसे मैं मोनोएटॉमिक की बात हो तो मोनोएटॉमिक सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम के लिए 3 ट्रांसलेशन फ्रीडम है, उसके ऊपर क्या है वो 3 जगह से ट्रांसलेट आपका कर सकता है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। तो बेसिकली 3 में जाएगा तो 3R के बराबर क्या होगा उसमें ऐड हम कर देंगे 3R/2, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन में कर देंगे R/2, तो 3R/2 हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो सीपी जो होगा मेरे पास में सीवी बेसिकली 3R/2 रहेगा, और सीपी जो होगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे R को एक बार और ऐड कर देंगे, मेरे पास 5R/2 मिलेगा। अगर दोनों को मैं सीपी और सीवी निकालता हूँ मेरे पास में, तो गामा की वैल्यू क्या आती है 5.3 जो कि 1.466 है। तो सिंपली गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.66 होती है, किसके लिए फॉर मोनो एटॉमिक गैस के, फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1.66 होती है। डाइएटॉमिक जिसमें 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लीनियर स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, लीनियर स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर स्ट्रक्चर जो आपका बन रहा है, सो दीज आर कॉल्ड द डाइएटॉमिक गैसेस। लीनियर स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पेन है, तो पेन क्या है मेरे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है। अब कैसे कर सकता है ये, एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, 3, तो ये हो गई ट्रांसलेशन। रोटेशन किस में कर सकता है, इस तरह से रोटेशन कर सकता है, इस तरह से रोटेशन कर सकता है एक्स में और जेड में, पर वाई में जो रोटेशन है या फिर ये जो एक्सिस हमने मानी है एक्स में जो रोटेशन है वो रोटेशन आपको कंसिडर नहीं होगा, उसमें आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें कोई ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी मिलने वाली है
थ्री ट्रांसलेशन एक्स वाई जेड और 2 रोटेशन वाई और जेड, एक्स में आपको नहीं मिलेगा, तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 5 हो गए। तो सीवी की वैल्यू 5r/2 रहने वाली है सीवी की वैल्यू। सीपी की वैल्यू उसमें आर और ऐड कर देंगे, हमारे पास में 7r/2 मिलेगी, और गामा की वैल्यू 7/5 दैट इज 1.4। एयर जो है, एयर के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमें देखने को मिलते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन है वो भी डायटोमिक है, ऑक्सीजन है वो भी डायटोमिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी डायटोमिक गैस है। तो टोटली हमारे पास में जो मिल रहा है वो एयर है, उसमें लगभग हमारे पास में मेनली जो कंपोनेंट है, जो बेसिक कंपोनेंट है जिससे एयर आपकी बनी है, वो आपकी डायटोमिक फॉर्म में ही बनी है, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर ही शो कर रहे हैं जितने भी उसके अंदर गैसेज हैं, इसलिए आप इसके लिए गामा की वैल्यू जो है 1.4 ही कंसिडर करते हैं। अगर मैं ट्राइटोमिक की बात करता हूँ, जैसे कि आपका NO2 है या SO2 है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर में देखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके लिए अगर ट्रांसलेशन की बात करूँ तो उसमें 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, तीनों में XYZ में ट्रांसलेशन भी मिलेगी और XYZ में आपका रोटेशन भी देखने को मिलती है। तो गामा की वैल्यू जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो आपका 4.3 कैसे, CV = 6r/2 जो कि आपका 3r है, और CP की वैल्यू r ऐड कर देंगे 4r हो जाएगी, और 4/3 का मतलब 1.33। सिंपली आपको जो याद रखना है ट्राइटोमिक के लिए 1.33, डायटोमिक के लिए 1.4 और मोनोएटोमिक के लिए 1.66 आपको याद रखना है। अब मैं आगे देखता हूँ, मान लीजिए वेरिएशन ऑफ वैल्यू, गामा की वैल्यू में कैसे वेरिएशन आपका होगा, या सीपी सीवी की वैल्यू में कैसे आपका वेरिएशन होगा अगर आपका टेम्परेचर चेंज मैं करता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो अगर मेरे पास में मोनो एटॉमिक गैस है जिसमें केवल एक ही एटम है, जैसे जितने भी इनर्ट गैसेस थी, आर्गन था, नियोन था, उन गैसेस के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सीपीसीवी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। सीपीसीवी में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि गामा की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो तीनों चीज हमारे पास में कांस्टेंट है, सीपी भी कांस्टेंट, सीवी भी कांस्टेंट, तो गामा भी हमारा कांस्टेंट होता है कि टेम्परेचर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। सीवी और सीवी कांस्टेंट रहेंगे और गामा भी हमारे पास में चेंज नहीं होगा। अगर मेरे पास में पॉलीएटॉमिक है, क्या वो डायएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक या किसी भी एटॉमिक गैस है जिसमें आपका मोनो एटम ना हो, कई सारे एटम्स हमारे पास में मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हो, इस तरह जो आपका स्फीयर ना हो के कोई स्ट्रक्चर है, क्या वो लीनियर है, क्या आपका ट्रायंगुलर, किसी और तरह का स्ट्रक्चर होगा, उन सब के केस में अगर मैं सीपी और सीवी को देखता हूं तो सीपी और सीवी क्या हो, बढ़ता है। सीपी और सीवी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज आपकी होती है। सीपी और सीवी की वैल्यू क्या होगी, दोनों की इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ को बढ़ा है, तो सीपी के लिए भी बढ़ा है और सीवी दोनों के लिए हमारा ऊपर की तरफ को बढ़ा है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब सेम इंक्रीमेंट हम करते हैं, सीपी में भी बढ़ा है, सीवी भी बढ़ा है, दोनों इंक्रीमेंट हुआ है, तो गामा की वैल्यू यूनिटी की तरफ को बढ़ती है, गामा की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि गामा की वैल्यू क्या है, वो डिक्रीज करने लगेगी। गामा की वैल्यू कितनी थी, 1.4 थी, वो क्या होगी, डिक्रीज हमें करने लगती है और यूनिटी की तरफ को वो जाने लगती है। तो फॉर एटॉमिक गैसेस सीपी सीवी क्या दोनों बढ़ते हैं और गामा की वैल्यू डिक्रीज आपकी होती है। अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर, जैसे प्रेशर मैंने आपको बताया था, प्रेशर आपका क्या है, मोमेंटम चेंज है, उसकी वैल्यू है हमारे पास में। पर अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बेसिकली आपका होता क्या है, वो आपका एबिलिटी को शो करता है कि कोई भी चीज आपकी क्या है, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। मतलब टेम्परेचर जो है आपने अपनी तरफ कंसिडर करने के लिए मैं माना है। कोई दो चीजें हैं, दो बॉडी हैं, कैसे मुझे पता लगे कौन सी ज्यादा हॉट है, कौन सी ज्यादा कोल्ड है। हॉट और कोल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक टर्म लेता हूं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। उसको मैं क्या बोलता हूं, टेम्परेचर बोलता हूं। और थर्मल इक्विलिब्रियम को समझ लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वहां पे हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था टी का, तो टी का क्या है, टी टेम्परेचर आपका जो है वो चेंज आपका नहीं हो रहा, बट उस समय पे जितनी हीट बाहर जा रही है चाय से, बाहर के एटमोस्फेयर, उतनी हीट एटमोस्फेयर से चाय के अंदर भी आ रही है। तो दैट इज योर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। उस समय पे टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रहता है। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, तो जीरोथ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका आता है। तो अब लॉज के ऊपर पढ़ते हैं। तो पहला लॉ हमारा है जीरोथ लॉ, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ हम आगे पढ़ते रहेंगे क्रम बाय क्रम अलग अलग यूनिट्स में। तो पहले हम बात करते हैं जीरोथ लॉ की। तो जीरोथ लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर आपकी ए, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से लेता हूँ, कोई बॉडी अगर मेरे पास में सी है, इफ इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए एंड बी सेपरेटली, कोई सी बॉडी है मेरे पास में, इज in thermal equilibrium with A and B separately, अलग अलग वो thermal equilibrium है, then it hence that it can result in that A and B should also be in thermal equilibrium। तो A और B जो है वो भी आपके thermal equilibrium में होगी। ये क्या शो करता है, that is जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी बॉडी जो है वो A के साथ में thermal equilibrium में, दोनों का टेम्परेचर चेंज है। बी बॉडी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका नाम कह सकते हैं ए और बी भी आपके सेम टेम्परेचर में होंगे। तो ए और बी आपके क्या है, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा नहीं है, पर हम कह सकते हैं दोनों भी क्या होंगे, सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके होंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट का जो आपका है, टेम्परेचर मेजरमेंट का जो आपका लॉ आपका बेस होता है, दैट इज योर जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ के ऊपर बेस होता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मुझे टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापता हूं, मेरे पास ये थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर के ऊपर पहले से निशान लगे हुए हैं। पहले से निशान लगने मतलब क्या है, उसके ऊपर आइडेंटिफाई है, वो पहले से किसी के साथ में इक्विलिब्रियम में हो चुका है। तो जब ये थर्मामीटर बना था
उस समय पर मेरे पास में आइडेंटिफाई करके पहले से मेरे पास में वैल्यू थी, टेम्परेचर था, जो कि मुझे पता था कि इस समय पे टेम्परेचर इतना है। मान लीजिए इस समय पे टेम्परेचर मेरा कितना था, जब ये बना रहा हूँ मैं, जब मैं इसको मैं कैलिब्रेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं मार्किंग कर रहा हूँ थर्मोमीटर के ऊपर, तब मैंने मेंशन किया कि इस समय टेम्परेचर जो है वो आपको 30 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने यहाँ पे मार्क 30 डिग्री लिख दिया। उसके बाद 35 है तो मैंने 35 पे मार्क किया और वहाँ पे लिख दिया, जैसे भी चेंज हो रहा है। तो पहला आपका हो गया ए और सी। सी क्या है मेरे पास में, ये मेरा थर्मोमीटर है। ए क्या है आपका रेफरेंस बॉडी है, जो कि जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ उस समय पे है। अब मैं इसको घर पे लेके आ गया, घर पे लेके गया, मैंने इसको टेम्परेचर नापने के लिए मैं यूज किया। अब मैंने बॉडी के साथ में से कॉन्टेक्ट, तो बॉडी जो हो गई वो मेरा बी हो गई। बी क्या है, वो सेकंड बॉडी होगी, दैट इज बी बॉडी। अब बी के साथ में थर्मोमीटर का दैट इज बी और सी कॉन्टेक्ट में क्या है। अब यहाँ पे जो रीडिंग देगा, मान लो रीडिंग थी 35 और 30 के बीच में, 32 पे दे दी, तो 32 क्या है टेम्परेचर आपको शो होगा। तो इस समय पे क्या है वो आपका टेम्परेचर शो करेगा, 32 को शो करेगा। 32 क्या है वो उसके रेफरेंस की जो कंडीशन है, जो कि ए के साथ होगा, उसके साथ बराबर ही आपका रहने वाला है। सो ए और बी अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास में सेम में कंसीडर, तो मैं कह दूंगा मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं, बहुत सारे थर्मोमीटर हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है या थर्मोमीटर की जो टेम्परेचर नापने के लिए जो आपको कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर मुझे नापना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है उसको आप मेजर कर लें, तो दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। उसको स्टडी क्या करी जाती है, थर्मोमेट्री। सो इट इज इन्वॉल्व विद द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड मेजरमेंट, उसका जो मेजरमेंट है। तो बेसिकली हमारे पास में कई सारे थर्मोमीटर होते हैं, कई सारे डिवाइसेज जो टेम्परेचर नापते हैं, दिस का थर्मोमीटर तो कई सारे होते हैं, जैसे एल्कोहल और मरकरी। मैंने एग्जांपल लिया था इसे पेन के एग्जांपल के, उसमें हम लेंथ को एज ए थर्मोमीटर प्रॉपर्टी देखते हैं। फ्लूइड का एक्सपेंशन होता है और जो एक्सपेंशन है उसको आप डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा एल डेल्टा टी से आप निकाल सकते हैं। तो मैं गैस कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मानता हूं, तो उसका प्रेशर आप देख सकते हैं, प्रेशर आपका थर्मोमीटर प्रॉपर्टी की तरह होता है। तो प्रेशर आप नाप लेते हैं, तो जो प्रेशर आपका चेंज हुआ है, जितना आपका हो रहा है, उस हिसाब से आप टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर वाले में आप वॉल्यूम नापते हैं, तो वॉल्यूम चार्ल्स नियम से हम निकाल सकते हैं। तो जो भी आपका वॉल्यूम चेंज होगा उससे आप टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे आपका चेंज हुआ है उससे आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हो। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। थर्मोकपल बेसिकली आपके होते हैं दो डिफरेंट तरह के आपके पास में एलॉयज होते हैं, उनको आपने आपस में जोड़ा होता है डिफरेंट पॉइंट के ऊपर। तो एक पॉइंट को आपने क्या करना है, एक जो जंक्शन है जहां पे दोनों पॉइंट को आपने मिलाया है, दोनों आपके मेटल आपके मिले हैं, उनको आपने कोल्ड में रख दिया और जो दूसरा है आपको आपने हॉट में रख दिया, तो उनके बीच में करंट फ्लो करने लगती है। डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा आपका करंट फ्लो करता है। उस करंट को नापकर आप टेम्परेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेडिएशन जो आपकी रेडिएशन की इंटेंसिटी, कितनी रेडिएशन आपकी आ रही है, उससे आप ये निकाल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना होगा। जैसे स्टार्स है उनका टेम्परेचर नापने आप पायरोमीटर ही आप यूज करते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे होता है। तो इसमें दो तरह से कंडीशन है हमारे पास में, 1954 से पहले कोई मेथड था और 1954 से बाद का मेथड। तो हमारे पास में पहले की बात करें तो हमारे पास में केवल हम जो यूज करते थे दो पॉइंट हम यूज करते थे। तो मेथड यूज्ड बिफोर 1954, तो टेम्परेचर जो आपको नापना है, मेजरमेंट जो आपको करना है, उसके लिए हमको दो पॉइंट आपको लेने होते थे। तो बेसिक दो पॉइंट जो हम लेते थे, आइस पॉइंट लेते थे और आपका स्टीम पॉइंट। तो आइस पॉइंट बेसिकली वाटर का आइस पॉइंट, तो वाटर का जो आइस पॉइंट है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने माना है, मतलब हमने कंसिडर किया कि उसको हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस हम उसको मानते हैं। स्टीम पॉइंट को हम ये मानते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 और 100 के बीच में। अब इनके बीच में जो भी आपका टेम्परेचर रहने वाला है उसको इन बिटवीन बराबर भागों में हमने बांट दिया, सो दैट बिकम ए टेम्परेचर स्केल। तो यहाँ पे जो कंसीडर करने का फॉर्मूला हमारे पास में आता है, डिवीजन कितने 100 डिवीजन हमारे पास में रह रहे हैं। थीटा x1 अपॉन थीटा x इज इक्वल टू x1 अपॉन x, इस तरह से थीटा x2 अपॉन थीटा x इज इक्वल टू x2 अपॉन x1। तो यहाँ से आप कंसीडर करके निकाल सकते हैं वैल्यू। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास में x1 जो है वो आपका एक बार वैल्यू आ रही है। x1 क्या है, कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मेरे पास में जो यूज करनी है मुझे, मैं यूज कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको टेम्परेचर मेरा चेंज हुआ, टेम्परेचर जैसे कॉन्टेक्ट में बॉडी के लेके आया तो मेरे पास में प्रेशर अलग से आ गया। वो प्रेशर की वैल्यू क्या है मेरे पास में एक बार आई है, प्रेशर कितना है एक बार आया है। अब मैंने कोई दूसरी बॉडी से टच कराया, उसमें मेरे पास में क्या है, मान लो 12 बार आ गया, 12 बार आ गया। x2 मेरे पास में क्या गया, 12 बार आ गया। टेम्परेचर जो है मेरे पास में x1 जो 0 डिग्री सेल्सियस, x2 मेरे पास में 100 डिग्री सेल्सियस। अब किसी भी x पे अगर मुझे निकालना है तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला यूज करूंगा, थीटा x। टेम्परेचर जो होगा किसी भी x के लिए वो कितना होगा, थीटा x2 माइनस थीटा x1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x। ये फॉर्मूला मेरे पास में बन जाएगा, जो कि मैं यूज करता हूँ 1954 से पहले यही मेथड हम यूज करते थे। पर 1954 के बाद हम केवल एक ही पॉइंट को यूज करते हैं, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो ट्रिपल पॉइंट आपका कितना होता है वो बेसिकली आपका जो होता है दैट इज योर ट्रिपल पॉइंट। और ये आपका 1, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो 610 पास्कल, 610 पास्कल के ऊपर आपका होता है। और टेम्परेचर जो हम लेते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस, इट इज योर ट्रिपल पॉइंट।
ट्रिपल पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर दैट इज 0.01 और प्रेशर जो आपका होता है दैट इज प्रेशर 610 पास्कल आपका होता है, तो इसे हम क्या कंसीडर करते हैं एज ए ट्रिपल पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कोई सी प्रॉपर्टी, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम को लिया तो प्रेशर की भी बात हो, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है दैट इज xt। तो xt की वैल्यू कितनी है कब, जब आपका टेम्परेचर आपका ट्रिपल पॉइंट के ऊपर है। और फिर किसी पॉइंट के ऊपर आपको जब निकालनी है तो बस आपको क्या करना है, प्रेशर आप x की वैल्यू आपको चाहिए तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला मेरे पास में बन जाएगा थीटा x इज इक्वल टू 273.16, ये किसमें केल्विन में। सो केल्विन में कितना 273.15 ऐड कर देते तो मेरे पास में 273.16 आपका आ जाएगा। सो 273.16 ये वैल्यू मेरे पास में आएगी, डिवाइड बाय xt से मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा